नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कहानी कुर्सी आप सीधा देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से, क्योंकि इस वक्त बिहार में जबरदस्त सियासी हलचल देखने को मिल रही है। टिकट का बंटवारा पहले फेज के लिए हो चुका है, लेकिन अभी भी जो टेंशन है वो सियासी दलों के लिए बढ़ रही है। और ये टेंशन सबसे ज्यादा अगर कहीं हाई है तो वो महागठबंधन के दलों में है। जिसका टिकट कट रहा है वो रो रहा है, वो आवाज के बाहर, अपने नेता के आवाज के बाहर इकट्ठा होकर अपना दर्द बयां कर रहा है। तो महागठबंधन के जो दल हैं उनके बीच की टेंशन भी हाई हो चुकी है। खबर आपको बता देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लगातार आप ये समझिए कि इस वक्त टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। पटना में लालू यादव के घर के बाहर धरना इस वक्त जारी है। टिकट कटने के बाद जमीन पर संजय शाह लेट गए हैं। संजय शाह ने विरोध में अपना कुर्ता भी फाड़ लिया। संजय यादव पर 2.7 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये हाल महागठबंधन का है। महागठबंधन में इस वक्त कौन किस सीट पर, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये तय नहीं हो पाया है। तो वहीं अब कैंडिडेट्स जिनका टिकट कट रहा है वो भी मुसीबत बनकर आ रहे हैं और गंभीर आरोप संजय यादव पर लगाए जा रहे हैं। कल ऐसा ही एक वीडियो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया था और उसमें संजय यादव पर आरोप लगाए गए थे। और ऐसा ही आरोप आज संजय शाह लगा रहे हैं। इनका टिकट कट गया है और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि संजय यादव 2.7 यानी 2.7 करोड़ में टिकट बेच रहे थे और जब पैसा नहीं दिया गया तो संजय शाह का जो टिकट है वो काट दिया गया। अब देखिए, विरोध का आलम ये है या नाराजगी इतनी है कि इस विरोध में संजय शाह ने अपना कुर्ता भी फाड़ दिया, जमीन पर लेट गए। किस तरीके की जबरदस्त सियासी ड्रामेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है महागठबंधन में। ये जो तस्वीरें आ रही हैं इनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है लालू राबड़ी आवास के बाहर जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तभी से टिकट पाने वाले या टिकट की आस में बैठे लोगों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धरना दिया जा रहा है, 15-15 दिन से लोग वहां बैठे हुए हैं। और जब ऐसे लोगों का टिकट कटता है या जिन लोगों को उम्मीद होती है कि टिकट दिया जाएगा, जब उनका टिकट कटता है तो कैसी तस्वीरें आती हैं ये इस वक्त आप देख रहे हैं। संजय शाह जिनको टिकट दिया जाना था, ऐसा उनको लग रहा था कि टिकट उनको मिलेगा, उनका टिकट काटा गया। जिसके बाद संजय शाह ने विरोध में अपना कुर्ता भी फाड़ दिया। 2.7 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप लगाए। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं और फैजान जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। इस खबर पर क्या और डिटेल आपको नीतीश मिल रही है? देखिए, अब उस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें अंदर की कुछ सच्चाई सामने आ रही है। हालांकि आमतौर पर चुनाव में ये तो होता ही है कि लोग नाराज होते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और अभी जिसने कुर्ता फाड़ा है वो मधुबन विधानसभा से पिछली बार चुनाव भी लड़े थे आरजेडी के टिकट पर। पूर्वी चंपारण में ये सीट आती है, हार गए थे, 2700 वोट से सिर्फ हारे थे। राणा रणधीर सिंह वहाँ से जीते थे। इस बार उनका कहना है कि हमको ये भरोसा दिया था लालू जी ने कि आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। और उनका ये आरोप है कि संजय यादव उनसे 2 करोड़ 70 लाख रुपए मांग रहे थे, ये उनका आरोप है। तो जाहिर है वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है दर्द इतना है कि ज़मीन पर लेट गए, कुर्ता फाड़ लिया। कुछ तस्वीरें आ रही हैं जहाँ कुछ महिला उम्मीदवार है वो रो रही हैं कि हमें कहा गया था, हमें नहीं दिया गया। तो महागठबंधन के अंदर खींचतान, मारामारी, अब उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब ये तस्वीरें कितनी मुसीबत वाली होंगी फैजान जी, ये समझाइए। अब सोचिए कि कोई नेता जो जमीन पर लेट रहा है, कुर्ता अपना फाड़ रहा है, कितनी मुसीबत है महागठबंधन के लिए। देखिए, वाकई महागठबंधन के लिए एक बड़ी मुसीबत तो है। हालांकि देखिए, चुनाव का जब होता है मौसम और उसमें जब सीटों का बंटवारा होता है, जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता है, तो इस तरह की बातें होती हैं। क्योंकि देखिए, एक एक सीट पर अब इतनी ज़्यादा अपेक्षाएं बढ़ गई हैं लोगों की। एक एक सीट पर 10-10, 15-15 लोग एक ही पार्टी से वो उम्मीदवार अपने को घोषित करते हैं या समझते हैं कि साहब मैं उम्मीदवार हूँ, सबसे मुनासिब उम्मीदवार हूँ। यहाँ तक कि वो लोग ये भी दावा करते हैं कि साहब जो पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं उन्होंने हमको वादा किया था कि हम आपको टिकट देंगे। हालांकि देखिए, राजनीति को मैं भी बहुत सालों से देख रहा हूँ, कोई भी बड़ा नेता अपने किसी भी उम्मीदवार को जुबान से ये वादा नहीं करता है कि हम आपको टिकट दे ही देंगे। ऐसा कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी में इस तरह का वादा नहीं होता। ये लोग खुद से समझने लगते हैं कि साहब वो हमको वोट देने, वो हमको टिकट देंगे और हम भारी बहुमत से हम जीत के भाई आएंगे। इस तरह के ये लोग दावे करते रहते हैं। वादा तो नहीं होता लेकिन दावा ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो दावे करने वाले तो कैंडिडेट बहुत होते हैं, लेकिन इस तरह की जो बातें होती हैं, अब देखिए
अगर आप बता रही हैं और दिखा रही हैं कि साहब गेट के बाहर वो लेट गए, उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ लिया और वो चिल्ला रहे हैं, मतलब वो एलिगेशन लगा रहे हैं, और उसके बाद महिलाएं हैं जो उम्मीद कर रही थी कि हमें टिकट मिलेगा, वो रो रही हैं। तो इस तरह की सिचुएशन थोड़ा ये कहें कि मुसीबत है। यानी आप ये कह सकते हैं महागठबंधन में जो दल हैं उनका आपसी सहयोग देखने को नहीं मिल रहा है। अब क्या कह रहे हैं टिकट कटने के बाद नेता, सुनिए जरा। क्या हुआ, क्यों रो क्यों रहे हैं, ये तो बताइए, रो क्यों रहे हैं? बाप रे बाप, रो क्यों रहे हैं? बाप रे बाप। सूर्य ना 2020 में लालू जी हमको रांची में बुलाकर टिकट ये सर्वे कराए कि तेली का संख्या हुआ जो है ना 60,000 बयस का है, मदन शाह रणधीर सिंह को हराएगा। कहाँ से? मधुबन। अरे तुम मधुबन विधानसभा मोतिहारी 18 में भाई, समझे। तेजस्वी जी लालू जी बुलाकर हमको बोले कि तुम लड़ो, हम टिकट देंगे। हम काम करते रहे, 90 से काम करते हैं पार्टी में। और तेल पियावन, लाठी भजावन, और गरीब रहेला साला बस अपना जमीन बेच के, जमीन जो है ना 2 बीघा बेचे है 4 लाख रुपए काठा में, वह जमीन जो है 2 करोड़ रुपए काठा है। बाप रे बाप, बाप रे तो आप बाप। रो क्यों रहे हैं? आपसे लालू जी से बात हुई थी। लालू जी कहे थे कि तू लड़िए, मतलब तू लड़िए। मीसा भारती कही थी तू लड़िए भैया, उनके पति कहे कि तू लड़िए, तू सीट निकाल ले। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बढ़ जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से, भेंट करता है किसी से? ऐसे संजय यादव करता है। वो कौन तो सुनील है, सुनील इंजीनियर सुनील है, वो सुनील वो बोला कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए ले लिए हैं, उतना दीजिए हम आपको टिकट दे दें। बाप रे बाप, रो रही है 12 चट्टी से, पता नहीं। तो आपने सुन लिया, ये जो मदन शाह हैं जिनका टिकट काटा गया है, उनकी नाराजगी किस कदर हाई हो चुकी है। वो रो रहे हैं, अपना कुर्ता फाड़ रहे हैं, और ये मुसीबत है महागठबंधन के लिए। और ये मुसीबत सिर्फ आरजेडी के सामने नहीं है, ये मुसीबत कांग्रेस के सामने भी है। अब कितनी सारी चुनौती है। चुनौती ये है कि आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है, कांग्रेस सीपीआईएम आमने सामने है, और आपस में भी जिन लोगों का टिकट काटा जा रहा है वो भी मैदान में उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपको जानकारी देते हैं, कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का एक ऑडियो क्लिप सामने आ रहा है, जिसमें पप्पू यादव पर टिकट बंटवारे में दखल देने का आरोप लग रहा है। वीडियो क्लिप में राजेश राम कहते सुनाई दे रहे हैं कि हम भी बहुत परेशान हो गए हैं। राजेश राम जो कि कुटुंबा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और उनके सामने आरजेडी के सुरेश पासवान मैदान में उतर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजेश राम के सामने उनके अपने ही महागठबंधन दल के, यानी कि आरजेडी के बड़े नेता चुनौती दे सकते हैं। अब टिकट बंटवारे को लेकर भी उनकी पार्टी की जो कलह है वो सामने आ गई है। राजेश राम का ये जो वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल हो रहा है, इसमें ये कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि हम बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि पप्पू यादव टिकट बंटवारे में दखल दे रहे हैं। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है, और इसी आरोप के बाद ये सामने आ गई है कलई खुलकर कि कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कोऑर्डिनेशन की कमी महागठबंधन के दलों में नहीं है, बल्कि जो दल हैं कांग्रेस आरजेडी, उनके अंदर भी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में कोऑर्डिनेशन और कंफ्यूजन है। अध्यक्ष जी, अभी बताइए ना क्या करें, बैठे हुए हैं सब। यहाँ पे एक मोटू है, वो इरफान है। हाँ। उसके लिए बहुत है, आपका ओके है, लेकिन सिंबल अभी रोके हुए हैं। दे दीजिए हमको, हम तो साइन उन करके दे दिया है वहाँ। धन्यवाद। हम चले आए क्षेत्र पर। धन्यवाद आपको सर। हम साइन उन सब जितना था हम सब कर दिए। अच्छा, लेकिन अब ये जो है प्रभारी जी के पास है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तब अध्यक्ष हैं सर, हम लोग तो अध्यक्ष हैं। तो जो सर आपके, हम डॉकेट तक, अनुमति तक सब कर दिए। क्या खेल हो रहा है? ऐसा तो पार्टी में कभी नहीं हुआ था। खेल हाथी घोड़ा सब हो रहा है। हमने कहा था कि भाई एक भी टिकट सबको दे रहे हैं। तब आगे खबर कर दिए सर, ऊपर खबर कर दिए सर। आप बड़े बड़े मतलब कि अभी पप्पू यादव लगा हुआ है ना। किसके पीछे लग गया? पप्पू यादव कौन चीज है? पप्पू यादव क्या है? इरफान है। तो पप्पू यादव हम लोग पार्टी का कौन चीज है? कौन चीज है तो ये तो ऊपर पूछिएगा ना सर। किसको पूछे भैया? हमने आपका रिकमेंडेशन किया।
हाँ हाँ और कर दिए। आपकी तबल है आपका, इसके बाद अबूदूर जी का, इजरारुल जी का, सबका से टिकट जो है बाद में आन के सिंबल रोका है। क्या रोक दिया? अब ये सब पप्पू जी और फलाना और ढेकाना बेनू जी सब बैठ करके क्या क्या कर रहे हैं अब हुए। हम लोग तो परसवे सब साइन उन सब करके दे दिए। ऐसा पार्टी चलेगा सर इस तरह से जो अगर हम लोग पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं चलेगा, इसके लिए हम भी बहुत परेशान हैं। तो आप देख रहे हैं, कह रहे हैं हम बहुत परेशान हैं, इसके लिए ऐसे पार्टी नहीं चल पाएगी। वो ये कह रहे हैं कि कैसे सब लोग दखलंदाजी कर रहे हैं और कैसे इस दखलंदाजी की वजह से पार्टी का पूरा सियासी समीकरण बिगड़ रहा है। अब राजेश राम कस्बा के जो विधायक हैं उनसे बात कर रहे थे अफाक आलम से। अब वो क्या कह रहे हैं इस ऑडियो के वायरल होने के बाद, वो क्या बता रहे हैं, ये जरा सुनिए। पर हमने आग्रह करते रहे प्रदेश अध्यक्ष से राजेश राम ने आग्रह करने के बाद तब वो जवाब देते हैं कि देखिए विधायक जी, हमारा तो मन करता है कि हम रिजाइन दे दें। हम कहा भाई साहब, अगर इस तरह की बात आप बोलते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, तो रिजाइन एक साथ ही दे दीजिए। लेकिन वो अलबला करके बोले कि देखिए हम क्या करेंगे, हम हालात को देखें, वहाँ हमको जो करना था टिकट पर हम साइन करके दे दिए हैं, और प्रभारी जाने और पप्पू यादव जी जाने। तो अब कांग्रेस जिसकी वजह से महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अभी भी रार मची हुई है, उसी कांग्रेस के अंदर कितनी रार मची हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, जो कि कस्बा के विधायक से बात कर रहे हैं और खुलकर बात कर रहे हैं। और ये ऑडियो जब वायरल हो गई और कस्बा के विधायक से हमने बात करने की कोशिश की, तो वो मीडिया के सामने आकर क्या कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। अब नीतीश, इसके मायने हमें जरा समझाइए। राजेश राम कस्बा के विधायक से बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े खुलासे वो कर रहे हैं अपनी ही पार्टी के बारे में। ये कितनी बड़ी चुनौती आ गई है कांग्रेस के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, जो सीटों को लेकर खींचतान चल रही थी, एक दूसरे के सीटों पर दावा कर रहे थे, सीटों को लेकर अनिश्चितता जो बनी हुई थी, अब उसका प्रमाण इस ऑडियो में मिल रहा है। क्योंकि खुद ये ऑडियो अफाक आलम ने ही जारी किया है और उन्होंने कहा है कि राजेश राम ने हमसे ये कहा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, पप्पू यादव इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, पार्टी ऐसे नहीं चलेगी। तो आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि मैंने अफाक आलम के नाम पर हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब जो दावेदार था वो तस्वीरें जारी कर रहा है कि भाई देखिए, जिस आदमी को टिकट मिला है वो कल मिला था बीजेपी वालों से, 2 दिन पहले मिला था कहीं, जो हर घर में जा रहा है उसे टिकट नहीं मिल पा रहा। हम 4 बार के सिटिंग एमएलए हैं और हमें टिकट नहीं दिया जा रहा। अफाक आलम एक बड़े नेता हैं और मंत्री भी बने थे। जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तेजस्वी यादव के साथ, तो उसमें वो मंत्री बनाए गए थे। तो जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, वो हर जगह आप देखें कि कांग्रेस की जो दावेदारी है कहीं सीपीआई पर है। पप्पू यादव का नाम जो ये आ रहा है कि उनकी दखलंदाजी हो रही है या वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है? पप्पू यादव अलग राह पर चल रहे हैं या पार्टी अलग राह पर चलने जा रही है? देखिए, पप्पू यादव की शुरू से कोशिश रही है कि जब भी राहुल गांधी यहाँ आए, भले ही उनको उतनी तवज्जो नहीं मिली कई बार, लेकिन उनकी तरफ से लगातार कोशिश रही कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीब अपने को बताकर वो कांग्रेस के अंदर अपनी को खुद को स्थापित कर सकें। और कांग्रेस के अंदर एक खेमा ऐसा है जो पप्पू यादव को पसंद नहीं करता है। तो इसको लेकर जो 2 गुटबंदी है, कहें 2 पक्ष जो बन गया है कांग्रेस में, वो साफ दिखता है। और यहाँ तो जो आरोप इन पर लग रहा है, जिसका जिक्र ऑडियो में खुद प्रदेश अध्यक्ष इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि पप्पू यादव ही हैं जिन्होंने इरफान को टिकट दिलवाया है। इनका टिकट कटवा के, कस्बा के जो सिटिंग एमएलए हैं अफाक आलम, उनका टिकट कटवा के उन्होंने ही करवाया है पप्पू यादव ने। और अफाक क्या आरोप लगा रहे हैं? अफाक आरोप लगा रहे हैं कि पप्पू यादव ने ही ये डील की है। डील कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इरफान ने उनके घर पैसा पहुंचाया और उसके बाद उनको टिकट मिला है। और प्रदेश अध्यक्ष भी इशारे में कह रहे हैं कि हाथी घोड़ा सब चला है। तो ये हाथी घोड़ा कैसा हाथी घोड़ा है समझा जा सकता है। तो टिकट को लेकर जो पैसे की बात हम अक्सर सुनते हैं, कई दलों में होता है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में ही हो रहा है, लेकिन ये ऑडियो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं ना, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, और जगह तो फैजान जी सिर्फ आरोप लगते हैं, अभी तो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हाथी घोड़ा सब चला है, पप्पू यादव के हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। अब वो कांग्रेस जो चाह रही है कि उसे 60 सीटों पर चुनाव लड़ा दिया जाए, उसके अंदर क्या चल रहा है उसे ये भी तो देखना पड़ेगा ना।
देखिए बहुत सी ऐसी बातें थी जो अभी से आज से पहले तक बाहर नहीं आई थी। अब जैसे पप्पू यादव की ही बात ले लीजिए, पप्पू यादव का हस्तक्षेप पिछले कुछ दिनों से चल रहा है पार्टी के मामले में। हालांकि देखिए वो एमपी पूर्णिया के ज़रूर हैं, लेकिन वो कांग्रेस में नहीं हैं। उसके बावजूद कांग्रेस के हर मामले में, वो चाहे कोई पार्टी का फंक्शन हो या राहुल गांधी का कोई यात्रा हो, हर मामले में वो आगे आगे रहते हैं। और अब ये शक पहले से किया जा रहा था कि पप्पू यादव कम से कम पूर्णिया क्षेत्र के जो सीटें हैं, विधानसभा सीटें और जो कांग्रेस को मिली हैं, उन पर उनका हस्तक्षेप होगा और वहाँ उनकी जो डील का इल्ज़ाम लग रहा हो या पैसे का लेन देन का इल्ज़ाम लग रहा हो और इल्ज़ाम खुद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम लगा रहे हो, तो इसमें तो कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है। पप्पू यादव खेल बिगाड़ देंगे कांग्रेस का। पप्पू यादव खेल बिगाड़ रहे हैं कांग्रेस का। हाँ। और ये अगर इस तरह से चलता रहा तो कांग्रेस की जो रही सही जो आप कहें कि स्थिति है सीमांचल में, वो बहुत ही कमजोर हो जाएगी पप्पू यादव की वजह से। पप्पू यादव उसमें कोई कांग्रेस को मजबूती नहीं दिला रहे हैं। बहरहाल जो कुछ उन्होंने किया है, चाहे वो किसी का टिकट कटवा के किया हो या किसी को टिकट दिलवा के किया हो, ये बहरहाल कांग्रेस में ये कोई बड़ा नेता ही कर सकता है। कांग्रेस में ऐसा आदमी नहीं कर सकता जो पार्टी में है ही नहीं। ठीक है, अब जो पार्टी में है ही नहीं, अगर उसकी इतनी चल रही है और हाथी घोड़ा सब चल रहा है, तो अंदाजा लगाइए कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किल इस वक्त बन गई है। इस बीच एक और खबर आपको बता दें, कांग्रेस का ऑडियो तो आपने सुन लिया, लेकिन आरजेडी में जो मारा मारी है उसकी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि चुनाव के बीचों बीच आरजेडी अपनों के बीच में कैसी घिरी हुई है। ये खबर यह है कि गया की 12 चट्टी से टिकट कटने के बाद उषा देवी राबड़ी आवास पहुंच गई। भावुक होकर वो रोती नजर आई। उनका कहना है कि 2020 में लालू यादव ने टिकट का वादा किया था, 2025 में भी नहीं मिला। इस बार 12 चट्टी से टिकट समता देवी को दिया गया है। तो ये इस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं कि आरजेडी का जो इस वक्त घमासान है वो खुलकर सड़कों पर आ गया है। सबसे बड़ी बात ये कि कई ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन के दलों के बीच में जो फ्रेंडली फाइट है वो देखने को मिलेगी और अब अपने ही बागी हो रहे हैं जो मैदान में उतरकर खेल बिगाड़ सकते हैं। प्रवीण अरे ठीक खड़े हैं पास पास। तो आपने देखिए गया की 12 चट्टी से भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी टिकट कटने के बाद उषा देवी रो गई और रोने के बाद उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो नाराजगी है आला कमान से, वो भी हमने देख ली है। वे कितनी मुसीबत वाली हो सकती है आरजेडी के लिए, उनके लिए कितना खतरा हो सकती है, इस पर जरूर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। प्रवीण बागी जी भी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, अभी आप जो ये देख रहे हैं चुनावों के बीचों बीच आरजेडी में जो हालत है या जो कांग्रेस में हालत है, इससे क्या लग रहा है आपको? कौन कितना भारी पड़ रहा है और किसकी तैयारी आपको कम लग रही है? नहीं, भारी तो एनडीए बिल्कुल दिख रही है और ये एक अच्छा मौका था। हम लोगों को भी लग रहा था जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो उस समय ये लग रहा था कि इस बार मुकाबला बड़ा तीखा होगा और आर पार की लड़ाई होगी। मगर जैसे जैसे समय बीतते गया, टिकट बंटवारे को लेकर के जो विवाद हुआ और उसको महागठबंधन के नेता सुलझा नहीं सके, तो उससे एक अच्छा मौका उन्होंने गंवा दिया। और वो अब तो स्थिति ये है कि नेताओं के बीच बातचीत तक बंद है और लगभग 15 सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। आलमनगर में तो इतना विचित्र हुआ कि वो चुनावी इतिहास में पूरे विश्व में वो एक नमूना बन गया। एक ही उम्मीदवार को राजद ने भी अपना सिंबल दिया और वीआईपी के मुकेश सहनी ने भी उसी नवीन कुमार को अपना सिंबल दे दिया और उसने दोनों से जाकर के नामांकन भी कर दिया। एक ही आदमी राजद का भी उम्मीदवार बन के नामांकन किया, फिर वो वीआईपी का उम्मीदवार बन के नामांकन किया। बाद में जब ये मामला प्रकाश में आया तो राजद ने अपना वापस लिया, कैंसिल कराया उसका नामांकन। तो ये इसका मतलब ये है, इस उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि कोई तालमेल नहीं है उनके बीच। और पिछले एक हफ्ते से
जब से दिल्ली से लौटे हैं वो कोर्ट में पेशी होने के बाद तेजस्वी यादव, तब से महागठबंधन के नेताओं के बीच बातचीत बिल्कुल बंद है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है और जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। ये तो गठबंधन की आपसी लड़ाई है। उसके बाद जो सहयोगी दल हैं उनके अंदर भी खटपट मची हुई है। खटपट ऐसा नहीं है कि एनडीए में नहीं था, एनडीए में भी खूब घमासान था, मगर वहाँ समय रहते उस पर काबू पा लिया, वक्त रहते सुधार लिया। वक्त रहते सुधार लिया और सब कुछ अब वहाँ नहीं, एक लाइन जो प्रवीण जी आपने कही उसी से इस चुनाव के मिजाज को समझा जा सकता है कि पहले ऐसे लग रहा था कि बिहार में बदलाव हो सकता है, पहले ऐसे लग रहा था कि जो तेजस्वी यादव है उनकी तैयारी बड़ी पक्की है, लेकिन वो तैयारी धीरे धीरे करके अपनों के चंगुल में फंसकर अब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में पड़ गई है और इसीलिए अब क्लियर ऐसा दिख रहा है, जैसा वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि अभी तक एनडीए ने बढ़त बना ली है। अब देखना है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे क्या होता है। बिहार में चुनावी मौसम के साथ साथ त्योहारी मौसम भी है, दिवाली का त्योहार है तो छठ के लिए भी लोग अपने अपने घर आ रहे हैं और वो जो वोटर्स आ रहे हैं वो किसे वोट देकर जाएंगे इस पर भी इस वक्त सभी की निगाहें हैं, क्योंकि राजनीतिक दल इन वोटर्स को बिहार में रोकना चाहेंगे चुनाव तक। अब ये वोटर्स रुकेंगे या नहीं ये देखने वाली बात है। खबर आपको बता दें, दिल्ली से बिहार जाने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि छठ पूजा के लिए बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ कंट्रोल नहीं हो पा रही है। फुटओवर ब्रिज से लेकर सड़क तक यात्री ही यात्री दिखाई पड़ रहे हैं। रेलवे की तरफ से अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। भीड़ को काबू करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। हम आपको आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब आप खुद देखिए कि कैसे भीड़ का हुजूम इस वक्त रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ा है। ये वो तमाम लोग हैं जो जाना चाहते हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो बिहार जाना चाहते हैं, जिनकी भीड़ इस वक्त आप देख रहे हैं। यात्री एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और यही तस्वीर इस वक्त हमें देखने को मिल रही है आनंद विहार से। मेरे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब उनसे जान लेते हैं कि यहाँ बिहार आने के लिए लोगों की कितनी भीड़ है जो रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रही है। जी शोएब, तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि ये जो भीड़ आ रही है चुनावी मौसम में बिहार के लिए, ये कितना वोटर में कन्वर्ट हो सकती है? बिल्कुल, देखिए हमने तमाम लोगों से हम ये सवाल कर रहे हैं कि आप छठ पूजा के लिए जा रहे हैं तो क्या इलेक्शन में वोट भी देंगे, तो इस बात को कह रहे हैं कि बिल्कुल वो दोनों ही चीज़ों को सोचकर जा रहे हैं। तस्वीरें में दिखा दूं आपको कि लगातार जो भीड़ है स्टेशन पर वो बढ़ती जा रही है। अंदर भी हम गए थे और यहाँ पुलिस ने कुछ जगहों पर रोका हुआ है लोगों को, इस तरह से वो निकाल रही है ताकि भीड़ ना बढ़े। लेकिन फिर भी आप अगर ऊपर फुटओवर ब्रिज देखेंगे, अगर कैमरा दिखा पाए वहां तक, और फिर उससे आगे लोगों की भीड़ देखेंगे तो लगातार जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। तमाम जो यात्री है वो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, बिहार जा रहे हैं। बिहार जा रहे हैं आप भी? क्या नाम है आपका? रवि कुमार। बिहार जा रहे हैं, बोलिए बिहार जा रहे हैं। क्या नाम है? रवि कुमार। कौन से जिले में जा रहे हैं? समस्तीपुर जिला। तो अभी चुनाव भी है, चुनाव के बाद ही आएंगे, छठ मना कर आ जाएंगे? और चुनाव के बाद है। चुनाव के बाद कौन नेता अच्छा लगता है? क्या लग रहा है क्या होगा बिहार में? वहाँ बिहार पहुँचने के बाद तेजस्वी तेजस्वी जीतेंगे। बिल्कुल, देखिए बड़ी तादाद और भी है। कहाँ जा रहे हैं आप? घर। कहाँ पर है घर? यहीं नोएडा। पार्टियों की तैयारी नजर आ रही है। एनडीए के कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो सबसे ज्यादा सिर्फ फुटअव्वल इस वक्त महागठबंधन में देखने को मिल रहा है। एक तरफ दलों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, तो दूसरी तरफ जिनके टिकट काटे गए हैं उन्हें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वहीं इस वक्त बिहार में त्योहारी सीजन है। दीपावली और छठ मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो बाहर रहते हैं, बिहार में पलायन एक बड़ा मुद्दा है और यहाँ से बाहर अपने काम की तलाश में, नौकरी की तलाश में जो लोग जाते हैं, छठ पर्व पर वापस जरूर आते हैं। उनकी भीड़ इस वक्त दिल्ली में उमड़ी हुई है और इस बार इस छठ पर्व पर जो लोग वापस आएंगे, क्या वो त्योहार तक रहेंगे या वोटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्या पार्टियां उनको रोकने में कामयाब रहेगी? क्योंकि इस बार तरह तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई, तरह तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। एक नैरेटिव ये भी बनाया गया कि लोगों को आना होगा, अगर वो नहीं आए तो उनका वोट कट रहा है, वोट कटेगा तो उनका राशन पानी सब कुछ बंद हो जाएगा। इस वक्त जबरदस्त भीड़ जो है दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हम देख रहे हैं। शोएब मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शोएब, पूछिए इन लोगों से, जरा जानिए इन लोगों से डायरेक्ट कि ये जो लोग हैं सिर्फ छठ पर्व तक ही बिहार में रुकेंगे या आगे लोकतंत्र के महापर्व तक रुकने का इनका आइडिया है या इनका मूड है? बिल्कुल, तमाम लोग हैं। देखिए ज्यादातर जो लोग हैं, हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी गए थे और अब आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर है। यहाँ में जो नजर आ रहे हैं बिहार जाने वाले लोग हैं ज्यादातर।
क्या नाम है जी आपका? रविंद्र ठाकुर। तो कहाँ जा रहे हैं बिहार में आप? कटिहार जिला। टिकट मिल पाया? जाने की व्यवस्था हो पाई? अभी नहीं मिला सर टिकट। नहीं मिला? आए घूर की बहुत काफी भीड़ है। भीड़ बहुत ज्यादा है। जी सर। क्या मन है कि छठ के साथ मतदान भी करके आएंगे? जी सर। सोच के जा रहे कि वोट डाल के आएंगे? हाँ। अच्छा, कौन नेता बढ़िया लगता है? किसको डालेंगे? बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी को वोट देंगे? हाँ। लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही जाने की, कैसे देंगे? जाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। हो जाएगा व्यवस्था, चल देंगे की। हाँ। और भी लोग हैं, देखिए। आपका नाम क्या है जी? सेठू कुमार यादव। कहाँ से आप है बिहार में? कटिहार डिस्ट्रिक्ट। कटिहार से है। तो आपका टिकट वगैरह का हो पाया कुछ? सर टिकट अभी नहीं हुआ पाया, टिकट भीड़ ज्यादा है इसलिए नहीं ले रहा हूँ। भीड़ ज्यादा है? हाँ। आपने देखा अंदर भी गए थे क्या रेलवे अंदर स्टेशन? भी गए थे, प्लेटफार्म से घूर के वापस आ गए सर। घूम के वापस आ गए? क्यों? भीड़ ज्यादा है। हाँ। तो क्या मन है, छठ के साथ मतदान भी करके आएंगे? हाँ, तो जब छठ कर लेंगे तो मतदान तो करना पड़ेगा सर। रुकेंगे इतने दिन तक? रुकेंगे थे। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी बिहार में? सरकार बिहार का तो जो बनना था नीतीश बनेगा, और कौन बनेगा बिहार का? नीतीश। हाँ। बदलाव नहीं होगा? बदलाव सब जनता के ऊपर है, जनता जैसा करेगा जनार्दन वैसा होगा। और भी तमाम जो लोग हैं, चूंकि बिहार के तमाम लोग जा रहे हैं अपने अपने। आपका नाम क्या है भैया? नहीं बताए तो शर्मा रहे। अच्छा, और भी लोग हैं, देखिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ। आपको जो लोग दिखेंगे स्टेशन पर, ज्यादातर लोग बिहार जाने वाले हैं। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? कहाँ जा रहे हैं आप? छोड़ने आए हैं क्या? अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? कौन से जिले? कटिहार जिला। कटिहार। हाँ। ज्यादातर लोग क्या छठ मनाने जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मनाने जा रहे हैं? हाँ। टिकट मिल पा रहा है या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है। कितने लोग हैं आप लोग? 4 लोग। नहीं हो पाया? नहीं। और भी लोग हैं, देखे यहाँ पर। आप भी जाने के लिए आए हैं कहीं? जाने के लिए आए हैं। कहाँ? भागलपुर। भागलपुर जाएंगी? जी। तो किसके साथ है? हो पाया कुछ जाने की व्यवस्था? अभी कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं अंदर गए टिकट की? विक्रमशिला छूट गया। अच्छा। हाँ। तो अभी छठ के लिए आप जा रही हैं, वोटिंग भी है, तब तक वोट भी डालेंगे? हाँ। क्या सोच रही है, किसको डालेंगे वोट? अब देखिए किसको डालेंगे अब। अच्छा, अब ये कैसे बता सकते अभी हैं? तय नहीं किया ना? अभी तय का मन का बात मन में रखे हैं। अच्छा, कोई नेता अच्छा लगता है? अब नेता तो जो काम करे वही अच्छा लगता है। कैसा काम किया है नीतीश सरकार ने वहाँ, नीतीश जी ने? अब नीतीश जी ने तो यह है कि बिहार में दारू बंद करवाया है। हाँ। अच्छा है। हाँ। अच्छा किया ना? वो है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, दारू बंद करा के अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। नहीं, गांव में विकास भी बढ़िया किया है। बढ़िया विकास। नीतीश जी अच्छे लग रहे हैं। तो ये स्थिति है। और वहाँ भी बड़ी जो भीड़ है। आप भी बिहार जा रहे हैं? कौन से जिले में जा रहे हैं आप? जा रहे हैं रसगोल जिला। अच्छा, तो आप भी क्या दिल्ली में कुछ काम करते थे? आप क्या है? काम मजदूरी करने आ रहे थे। तो अभी वहाँ इलेक्शन भी है, इलेक्शन तक रुकेंगे या क्या रहेगा? हाँ रहेंगे। वोट डाल के आएंगी ना? हाँ हाँ डाल कोई गए। नेता लगता है अच्छा? हाँ अच्छे लग रहे हैं। कौन लगता है? नीतीश पंडित। नीतीश अच्छे लगते हैं। हाँ, निरहू लग रहे हैं। अच्छा, कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? हम लोग है 5-6 आदमी। 5-6 आदमी। हाँ जी। देखिए तमाम जो लोग हैं, प्राची एक बात तो इससे साफ होती है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ने वाला है बिहार का। और दूसरे जो इलेक्शन हुए हैं उनके मुकाबले ऐसा लगता है, क्योंकि दिल्ली और दूसरी जगहों से जो लोग काम करते हैं इन शहरों में वो वापस जा रहे हैं छठ के लिए, त्योहार मनाने के लिए। और उनका ये भी कहना है जी कि वो मतदान के बाद ही यहाँ पर वापस आएंगे, यानी कि इन लोगों की इच्छा है। हालांकि जो व्यवस्था को लेकर बात है जो माइग्रेंट वोटर्स हैं शोएब, जितने लोगों से आपने बात की, अब देखिए यही बिहार को सबसे अलग बनाता है। यहाँ लोग पॉलिटिकली कितने जागरूक हैं ये इससे अंदाजा लगाइए कि वो दिवाली छठ के लिए जा रहे हैं। लेकिन जितने वोटर्स से आपने बात की, जितने लोगों से आपने बात की, वो सब कह रहे हैं कि हम अपना वोट डालेंगे, हम रुकेंगे, हम वोट डालने के लिए रुकेंगे। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ लोग जागरूक तो हैं। अब किस नेता की बात इनको पसंद आ रही है, सबसे बड़ा फैक्टर पीके का नजर आता है नीतीश इसमें, क्योंकि पीके हैं जो पलायन के मुद्दे को उठा रहे हैं, माइग्रेंट वोटर्स को उठा रहे हैं। क्या उनका जलवा माइग्रेंट वोटर में हमको नजर आएगा? देखिए, प्रवासी वोटर जो हैं, जो खासतौर से चूंकि ये जो इलेक्शन हो रहा है पर्व त्योहार के मौके पर हो रहा है, बहुत बड़ी आबादी जो है इस मौके पर बिहार आती है, तो ये एक वोट बैंक के तौर पर इसको राजनीतिक दलों ने देखा है। और यही कारण है कि जनसुराज पार्टी की तरफ से प्रशांत किशोर ने
पलायन के साथ साथ एक ऐसी बातें रखी हैं प्रवासी मजदूरों के लिए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी मजदूर इस बार बिहार लौटेंगे, जब हमारी सरकार आएगी तो इनको रोजगार के लिए 10,000 12,000 के लिए बाहर नहीं जाना होगा। तो एक फोकस उन्होंने रखा है प्रवासी मजदूरों पर। बिहार सरकार ने भी पूरी तैयारी की इनके लिए। अभी पर्व त्योहार के मौके पर ये अपने घर को आए, अलग अलग राज्यों से, सिर्फ दिल्ली से नहीं, मुंबई से नहीं, अलग अलग राज्यों से आए। इसके लिए सब्सिडी दी है, बसों के किराए में छूट दी है। तो कोशिश यही है कि जब ये लौटें तो खुश रहें और जब यहाँ रुक जाएं कुछ दिन के लिए और फिर वोट देकर जाएं। अभी तो हमने आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तस्वीर ही सिर्फ दिखाई है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी जरूर दिखा दें एक बार दर्शकों को। मेरे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, बताइए क्या तस्वीर आप देख रहे हैं और जो लोग बिहार जा रहे हैं, क्या ये छठ पर्व तक ही रुकेंगे या लोकतंत्र के महापर्व में भी सहभागी बनेंगे? देखिए, बिल्कुल छठ पर्व और जो देश का सबसे बड़ा पर्व है यानी कि लोकतंत्र का चुनाव पर्व, उस पर दोनों को जो है मनाने की तैयारी है बिहार के लोगों की। और इस वक्त हम नई दिल्ली स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको देखें तो लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। फिलहाल तमाम लोगों को ये कहना है कि दिवाली, छठ और चुनाव तीनों संपन्न कराकर ही वो वापस आएंगे। एक बड़ा मुद्दा है प्रवासी मजदूरों का, उन लोगों का जो बिहार को से जो है दूसरे राज्यों में जाकर इसलिए बसते हैं ताकि उनका काम धंधा उन्हें मिल सके, क्योंकि रोजगार की एक बड़ी समस्या जो है वो बिहार में है। तो तमाम राजनीतिक दल भी जो है इसे एक बड़ा इशू बनाए हुए हैं। फिलहाल छठ का मौका है तो लिहाजा दिल्ली से बिहार जाने वालों की बड़ी संख्या है। अकेले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही तकरीबन 4800 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, जिसमें तमाम लोग जो हैं सफ़र कर रहे हैं। फेस्टिवल सीजन के दौरान तमाम व्यवस्थाएं जो हैं सरकार की तरफ से की गई हैं। और लोगों से भी हमने बात की तो उनका भी ये साफ तौर पर कहना था कि चुनाव संपन्न कराकर ही बहुत सारी भीड़ मैं देख रही हूँ, वो लोग देख रही हूँ जो बिहार जाने वाले हैं। इनसे जरा बात ही करिए और जानिए इनसे कि इनका मन क्या कह रहा है, इनका मूड क्या कह रहा है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊं तो यहाँ पे हालांकि जो ये तमाम लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर ये लोग जा रहे हैं तो इनका मकसद क्या है। सिर्फ छठ, आप बिहार जाने वाले हैं, बिहार जा रहे हैं? अच्छा, बिहार जाने वाले नहीं। यहाँ पर हम कुछ लोग उस बात बैठे हैं, बात करते हैं। आप में से कोई बिहार जाने वाला है? बिहार जा रहे हैं, क्या नाम है आपका? चंचल जी, ये बताइए छठ और छठ की पूजा के लिए जा रहे हैं या चुनाव भी करवा के आएंगे? नहीं, छठ पूजा करके आएंगे। चुनाव के तक नहीं रुकिएगा? नहीं, मैं 1 तारीख तक लगा जाएंगे। 1 तारीख तक लगा जाएंगे। 1 तारीख तक आ जाएंगे। तो चुनाव में क्यों वोट नहीं डालना है आपको? अब क्या तारीख की है, बिहार में जल्दी रहेगा तो मार देंगे। तो वोट वहाँ पे वोट है बिहार में आपका? हाँ। तो क्यों नहीं रुक रहे हैं आप? कुछ देंगे तब ना रुकेंगे, कुछ व्यवस्था। अच्छा, व्यवस्था नहीं है सरकार? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं दिया है ना। यहाँ पे रोजी रोटी के लिए दिल्ली में बसे हुए हैं? हाँ। आप भी बिहार से हैं? हाँ, अच्छा, क्या नाम है आपका? उदित। तो ये बताइए कि चुनाव तक नहीं रुकेंगे आप लोग, सिर्फ छठ के लिए जा रहे हैं? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? मुझे क्या पता। तो रोजगार नहीं मिल रहा है क्या बिहार में? नहीं पता। नहीं। तो आप भी बिहार जाने वाले? ये देखिए, ये प्राची, ये बिहार के वो लोग हैं जो रोजाना देखिए सोनू, अब ये जो लोग हैं इनकी बातों से समझा जा सकता है कि इनका मूड इस वक्त क्या कह रहा है। जो लोग संतुष्ट हैं सरकार के कामकाज से, कह रहे हैं हम तो वोट डाल के आएंगे, और जो लोग असंतुष्ट हैं वो भी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ये माइग्रेंट वोटर्स बड़ी भूमिका निभाते हैं और इन्हीं पर डोरा डालने की कोशिश प्रशांत किशोर ने बहुत की है। पलायन का मुद्दा उन्होंने बहुत उठाया है। लव कुमार मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। सर, ये समझाइए, ये माइग्रेंट वोटर्स की बात सबसे ज्यादा, मैंने सुना सबसे ज्यादा पलायन की बात की गई, ये मुद्दा बन पाया? जो वोटर्स आ रहे हैं वो क्या, किस पार्टी को वो लग रहा है आपको कि फायदा पहुंचा सकते हैं? प्रशांत किशोर ने जो इशू उठाया है प्योरली एकेडमिक डिस्कशन का हो गया है वो। और ये पहली बार नहीं कि चुनाव हो रहा है तब माइग्रेंट वोटर्स आ रहे हैं, हर एक साल आते हैं, इसी तरह से आते हैं। हाँ। डब्बे भरे रहते हैं ट्रेन के, कोई नई बात नहीं है। ये 5 साल का प्रोग्राम अगर बनाएंगे कैसे माइग्रेशन को खत्म करना है तब कुछ होगा। ये चुनाव को लेकर नहीं है, वो चुनाव को लेकर नहीं है। आपको क्या लग रहा है ये जो माइग्रेंट वोटर्स हैं ये कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे, और अगर निभाएंगे तो किस पार्टी के लिए? देखिए, सही है कि माइग्रेंट लेबर हर साल आते हैं और ख़ास तौर से छठ के मौके पर ज़रूर आते हैं। और किसी पर्व त्यौहार के मौके पर आए या ना आए, लेकिन छठ के मौके पर ज़रूर आते हैं। ये अलग बात है कि इस बार छठ और चुनाव के बीच 1 सप्ताह का गैप है,
तो उसका फ़ायदा उठाते हुए ख़ासतौर से जो डेली वेजेस वर्कर हैं, जो बाहर में जो डेली वेजेस वर्कर हैं, वो एक सप्ताह रुक सकते हैं, लेकिन जो नौकरी पेशा हैं वो तो नहीं रुक सकते हैं, वो तो वापस चले जाएंगे। लेकिन माइग्रेंट लेबर का प्रॉब्लम जो है बिहार में कोई आज का नहीं, मुझे तो लगता है कि स्वाधीनता के बाद से ही है। आज आप देख लीजिए उठा के, चाहे बम्बई हो, मुंबई हो या कलकत्ता हो या गुजरात हो या साउथ इंडिया हो, जहाँ जहाँ भी आप देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उस बिल्डिंग को बनाने वालों में बिहारियों का हाथ है, बिहारी मजदूरों का हाथ है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वो बाहर भी वो काम कर सकते हैं तो यहाँ कम से कम वोट देने का तो काम ज़रूर करेंगे। हालांकि उन्हें यहाँ उतनी वैसी नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए मजबूरी में वो माइग्रेशन करते हैं। हर पार्टी इस इशू को उठाती है कि हम माइग्रेशन को हम रोकेंगे, उसको चेक करेंगे, उसको थामेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी तक तो हम लोगों ने नहीं देखा है कि मुद्दा नहीं बन पाता ना, ये चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस पर शायद वोट नहीं पड़ता है, और इसीलिए ये मुद्दा आज तक बना हुआ है। इसमें न कोई थमा है, न कोई रुका है, न किसी ने इसको चेक सुना होगा आपने। हर चुनाव में ये मुद्दा उठता है। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं और यहाँ पर कहना चाहूँगा, ये जो बाहर से जो माइग्रेंट लेबर आ रहे हैं, ये भी देखना होगा। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में है या कट गया। अभी SIR का जो एक्सरसाइज चला है उसमें उनका नाम, अब अगर उन्होंने फॉर्म या उनकी तरफ से फॉर्म अगर नहीं भर के दिया गया होगा तो मुमकिन है कि उनका नाम कट गया हो। इसलिए ये भी देखना होगा कि वो वाकई वोटर अभी हैं या नहीं हैं। चलिए, ये तो वो वोटर्स चेक भी करेंगे। कुछ हैं जो कह रहे हैं हम वोट देने के लिए रुकेंगे, कुछ हैं जो कह रहे हैं जितना समय नहीं है हमारे पास, हमारी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, हम वापस लौट जाएंगे। तो एक तरफ माइग्रेंट वोटर्स को रिझाने की कोशिश लगातार की जा रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में कैसे अभी भी जो गांठें हैं वो नहीं सुलझ रही हैं, इसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब एक और जानकारी मिल रही है, वो ये है कि बिहार में महागठबंधन से JMM यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी अलग हो गई है। ये खबर आपको बता दें, JMM ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। JMM के कार्यकर्ताओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था, ये JMM की तरफ से कहा गया है। झारखंड में गठबंधन की समीक्षा होगी, यानी बिहार में अगर उनको सीटें नहीं दी गई, बिहार में अगर JMM की बात नहीं सुनी गई, तो अब JMM ने अपने कैंडिडेट्स उतारने के साथ एक कड़ी चेतावनी दे दी है महागठबंधन को, और ये कह दिया है कि अब जब झारखंड में चुनाव होंगे तो इसकी समीक्षा करेंगे हम गठबंधन की। बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं, चुनाव के बाद भी अब एक संभावना बन जाती है स्वाभाविक तौर पर कि हम राज्य में भी गठबंधन का एक समीक्षा करें, क्योंकि हर बार धोखा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ एक खिलवाड़ है। JMM कह रही है हमारे साथ खिलवाड़ किया और इसकी समीक्षा हम झारखंड में करेंगे। तो वहीं कैसे एक दूसरे के खिलाफ अब नेताओं ने जुबानी जंग तेज कर दी है, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पप्पू यादव जो कांग्रेस के अंदर बड़े चर्चित हो रहे हैं, आपने ऑडियो सुना थोड़ी देर पहले, हमने आपको सुनवाया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का जो बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, वो लालू यादव पर तंज कस रहे हैं। पप्पू यादव ने लालू यादव को लेकर क्या कहा, ये आपको बताते हैं। वो ये कह रहे हैं कि लालू पुरानी परंपरा और आदत को छोड़ दें, ये पप्पू यादव ने कहा। गठबंधन के खिलाफ चुपके से सिंबल देना गलत है, ये पप्पू यादव ने कहा। गठबंधन तोड़ने में बड़ी ताकत लगी है, कांग्रेस के साथ ज्यादती हो रही है और ये सही नहीं है। JMM के साथ गठबंधन करना चाहिए 3 से 4 सीटों पर। मैं लालू यादव से कहूंगा कि ये गलत है। ये पुरानी परंपरा और आदत को छोड़िए। ये चुपके से गठबंधन धर्म को के खिलाफ सिंबल दे देना, ये आदत छोड़िए, ये सही नहीं है। सीखिए और लोगों से, और JMM को गठबंधन में रखिए, बिल्कुल रखिए। JMM को अपने गठबंधन से अलग नहीं जाने दीजिए। कांग्रेस अपमान का घूंट पीती है, हमेशा मर्यादा नहीं लांघती है। हमारे नेता गठबंधन धर्म को मजबूत करना चाहती है, लेकिन नेता के विचार पर कोई हमला करेगा
अत्यंत पिछड़ी जाति दलित उसको उस हमले को बर्दाश्त नहीं। कहाँ से अलग अलग है कोई भैया, सब जगह नॉमिनेशन हो गया, कल लास्ट है, नॉमिनेशन हो जाएगा। जहां पर कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कल तक। कांग्रेस अपना गठबंधन नहीं ना तोड़ रही है, वो निभाती है ना। कांग्रेस की तरफ से कोई फ्रेंडली फाइट अभी तक नहीं हुआ। लेकिन कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, आरजेडी कांग्रेस कौन कितनी सीटों पर चुनाव, अभी तक तो कोई कंफर्म ही नहीं हुआ। भैया आप बेफिक्र रहें, सारा कंफर्म हो गया, कल के बाद आपको सब कुछ सामने आएगा। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, एनडीए में सब कुछ ठीक है, महागठबंधन के लिए जनता ठीक है। सीट थी कांग्रेस ने नहीं उतारा है। वैशाली लालगंज किसकी सीट थी? ये बहुत गलत किया। हमको तो लग रहा कि गठबंधन को तोड़ने में कोई बड़ी ताकत लगी हुई है। कौन ऐसी ताकत है? पता नहीं किस डर के कारण हम लोग गलती कर रहे हैं। कांग्रेस तो कोई गलती नहीं कर रही है। कांग्रेस नेतृत्व तो अत्यंत पिछड़ी जाति और दलितों को आगे बढ़ा रही है। किस वजह से हम लोग गलती कर रहे हैं? कांग्रेस के साथ ज्यादती हो रही है, लालू को पुरानी परंपरा छोड़ देनी चाहिए। सब तो पप्पू यादव ने, प्रवीण जी कह ही दिया है, कुछ बाकी रह गया है कहना? सब कह दिया कि लालू यादव ने परंपरा गलत शुरू कर दी, जेएमएम को आप बाहर मत जाने दीजिए, कांग्रेस के साथ ज्यादती हो रही है। अब तो सब खुलकर आ ही गया है सामने। हाँ बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है, मगर पप्पू यादव कह रहे हैं तो पप्पू यादव देखिए वो बहुत अविश्वसनीय राजनेता हैं। कब क्या बोलें कोई ठिकाना नहीं। आज आलोचना कर रहे हैं लालू यादव की, और कल आप देखिए कि खूब उनके तारीफ में कसीदे कढ़ेंगे लालू यादव की, तो वो कभी कुछ भी बोल सकते हैं। मगर अभी जो है वो उनकी पीड़ा बोल रही है। उनको लग रहा था कि उनके इलाके में कम से कम ठीक ठाक सीटें जीत जाएगी महागठबंधन, मगर इस तरह से पूरा खेल गड़बड़ हो गया है। इससे अब उनको लग रहा है कि सीटें नहीं आ पाएंगी। तो वो जो भीतर की पीड़ा है उसको वो व्यक्त कर रहे हैं अपने इस बयान से, और उसके लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं लालू को। अब वो इस बयान के माध्यम से वो कांग्रेस के अंदर अपनी और ताकत बढ़ाना चाहते हैं, पैठ बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही थी। अभी राहुल गांधी आए तो थोड़ी एंट्री मिली, नहीं तो न वो कांग्रेस में एंट्री पा रहे थे न राजद में एंट्री पा रहे थे, वो बीच में झूल रहे थे। तो अभी थोड़ी इसी बहाने वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस में हमारी पैठ थोड़ी बढ़े, इसलिए इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। यानी पप्पू यादव और जितने अब नेता हैं महागठबंधन में, नीतीश, ये पहले से अब ढूंढ ले रहे हैं कि हमें किस पर ठीकरा फोड़ना है। जब बुरा वक्त आएगा या इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा तो हमारे पास है हो कहने को कि भाई इसकी वजह से हम हार गए या हमें नुकसान हो गया। हाँ, और इस तरह के बयान तो आने शुरू भी हो गए हैं कि ऐसे हालात में क्या होगा, ये तो हार तय है। हमने कहा था टिकट इस तरह से देने को, इसके साथ गठबंधन करने को। तो ये सारे ठीकरे फोड़ने के लिए जो तमाम तर्क हैं वो पहले से ढूंढ लिए गए हैं। और पप्पू यादव की भी देखिए लगातार कोशिश रही है कि वो किसी तरह महागठबंधन में एक जगह बनाए, लेकिन उनके लिए कई ऐसी तस्वीरें आई जिसमें वो मंच के नीचे सर पर हाथ देकर आप देखिए बैठे रहे। राहुल गांधी के मंच पर चढ़ने के लिए कोशिश की, धक्के खाकर गिरा दिया गया। एक सभा में प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप पर उनको बोलने का मौका मिला, अन्यथा उनका नाम जो है भाषण देने के लिए भी आमंत्रित नहीं था। प्रियंका गांधी को कहना पड़ा कि इनको बोलने दो। तो पप्पू यादव की कोशिश लगातार रही है, लेकिन चूंकि कांग्रेस में दो खेमा है, एक खेमा बिल्कुल नहीं चाहता है कि पप्पू यादव आए। और पप्पू यादव ने भी काफ़ी कोशिश की तेजस्वी यादव को खुश करने की, उनकी तुलना उनको जननायक तक कह दिया, और फिर बाद में नाराज भी हो गए। तो सही कह रहे थे प्रवीण जी कि उन पर आप भरोसा नहीं कर सकते। पप्पू यादव कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, और उनकी इसी इमेज के कारण जो है उनकी स्थिति ठीक नहीं बन पा रही है। और जाहिर है जो अब सर फुटेबल नज़र आ रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से पप्पू यादव जो है इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको लेके कांग्रेस नाराज है। प्रदेश अध्यक्ष का जो ऑडियो है वो बता रहा है साफ साफ कि पप्पू यादव कर रहे हैं ये सब, वो खुद कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष यदि कह रहा है ये बात कि पप्पू यादव कह रहे हैं, और दूसरे विधायक नाराज, वो कह रहे हैं पप्पू यादव कौन होता है, पप्पू यादव कौन है, निर्दलीय सांसद है, कांग्रेस में उसकी क्या हैसियत है। तो वो कह रहे हैं अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये ऊपर जाकर पूछिए। तो ये जो इनकी लड़ाई है एकदम खुलकर आ गई है। और आप सोचिए कि अब पहले चरण का नॉमिनेशन का डेट खत्म हो गया, दूसरे चरण का नॉमिनेशन में भी अब कल खत्म हो रहा है 20 तारीख को, और अभी कहीं कुछ भी स्पष्ट नहीं, कोई नेता सामने नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव सामने नहीं आ रहे हैं, इनकी बातचीत नहीं हो पा रही है आपस में। तो ऐसी स्थिति तो कल्पना शायद बीजेपी वालों में भी नहीं की होगी, एनडीए ने भी नहीं सोचा होगा कि शुरुआती ओवर में ही इस तरह की स्थिति वॉकओवर मिल जाएगा। तो बड़ी अजीब स्थिति है। अब देखना यह है कि अब
दीपावली और के बाद क्या कुछ सही होता है? त्योहार के बाद अब बिहार के नेता नजर आते हैं कि नहीं आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। राहुल गांधी पहले मेहनत कर गए लेकिन शायद जल्दी ही उतर गए मैदान में। अब जब मौका है तो राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं, जब मौका है तो तेजस्वी यादव अभी नजर नहीं आ रहे हैं। पार्टी के मामलों को सुलझाने में वो लगे हैं या वो क्या कर रहे हैं तो थोड़े दिनों बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि एनडीए ने मनोवैज्ञानिक बढ़त तो कम से कम बना ली है, क्योंकि एनडीए इंटैक्ट नजर आ रहा है। बिहार में इस वक्त चुनाव की सरगर्मी कितनी तेज है, जो बिहार से आ रही खबरें हैं उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पहले फेज के नॉमिनेशन का दिन खत्म हो चुका है और अब दूसरे फेज के नॉमिनेशन को खत्म होने में सिर्फ 28 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक महागठबंधन की पूरी पिक्चर तय नहीं हो पाई है। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी ये कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ भी तय नहीं हो पाया है। हाँ, घर में बुलाकर गुपचुप तरीके से अपने कैंडिडेट्स को जरूर टिकट दिए जा रहे हैं, उनको सिंबल दिए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ एनडीए की तैयारी मुकम्मल नजर आती है। एनडीए में न सिर्फ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया, बल्कि एनडीए ने अपने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए हैं और खासकर कास्ट फैक्टर का बड़ा ध्यान एनडीए की तरफ से रखा गया है। अगर एनडीए की बात करें तो 243 में से 87 यानी कि 34% या 35% जो है वो सवर्ण कैंडिडेट उतारे गए हैं, यानी कि फॉरवर्ड कास्ट का ध्यान इसमें रखा गया है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा 49 सवर्णों को टिकट दिया है। 101 में से 49 अगड़ों को उम्मीदवार बनाया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि करीब हर 2 में से 1 उम्मीदवार सवर्ण बीजेपी ने उतारा है। तो वहीं उसके सहयोगियों की बात करें तो जेडीयू ने 101 में से 22 सवर्णों को टिकट दिया है। चिराग ने भी 29 उम्मीदवारों में 10 सवर्णों को टिकट दिया है। तो जातिगत इक्वेशन का कैसे ध्यान रखना है, ये बखूबी एनडीए ने पहले ही तय कर लिया। आप सोचिए कि अगर पूरे एनडीए की बात करें तो 243 में से 87 यानी कि 87 उम्मीदवार फॉरवर्ड कास्ट के हैं, जो कुल अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 34 से 35% होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि एनडीए में हर तीसरा कैंडिडेट जो है वो सवर्ण जाति से होगा। अब इसका ध्यान क्यों रखा गया है, तो इसका ध्यान इसलिए रखा गया है क्योंकि सवर्ण वोटर को बीजेपी का और एनडीए का कोर वोटर माना जाता है, इसलिए अपने कोर वोटर को रिझाने की ये तमाम कोशिशें जो हैं वो एनडीए की तरफ से की गई हैं। अब नीतीश इस इक्वेशन को आप समझाएं। अगर हम कह रहे हैं कि एनडीए ने 87 यानी कि 35% फॉरवर्ड कास्ट के वोटर्स को ध्यान में रखा है, हर 3 में से जो दूसरा उम्मीदवार है वो सवर्ण होगा, क्या मतलब इसका सीधा है? बिल्कुल सीधा है कि चूंकि जो सवर्ण वोटर है वो माना जाता है एनडीए का कोर वोट बैंक, और ये पहले से है। नीतीश कुमार पर जिम्मेदारी है पिछड़ों और अति पिछड़ों को जोड़ने की, खासतौर से जो लवकुश वोट बैंक है वो नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है। अति पिछड़ी जातियों को भी उन्होंने जोड़ा है, और जो सवर्ण वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि सेंधमारी की कोशिश इस बार नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने जो सीटें बांटी है, या कहें महागठबंधन ने जो सीटें बांटी है, उसमें उन्होंने भूमिहार जाति को इस बार साधने की कोशिश की है। अब ये देखना होगा कि उसमें वो कितने कामयाब होते हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो सवर्ण जातियां हैं वो खुलकर जो है बीजेपी के साथ रही हैं, और भूमिहार जाति से तमाम जुड़े जो नेता हैं, इससे पहले चूंकि विधायक हैं, सांसद हैं, रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो उनको साथ लेकर चलने की कोशिश हमेशा की गई है। अब तेजस्वी यादव ने एक प्रयोग किया है इस बार भूमिहार को साथ लाने का, ये सोचकर कि एमवाई तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है ही, यदि हम भूमिहार जाति के उम्मीदवार को टिकट वहां दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए एक सरप्लस वोट होगा, और उस स्थिति में हम कहीं निकल सकते हैं। पिछली बार भी ये प्रयोग लोकसभा में उन्होंने किया था कि जिसमें कुशवाहा जाति को जोड़ने की उन्होंने कोशिश की थी। तो एक कोशिश है, अब देखना होगा कि उसमें कितना कामयाब। भूमिहार की बात करें तो इस लिस्ट में मैं देख रही हूँ कि 16 भूमिहार उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं और 9 भूमिहार उम्मीदवार जो हैं वो जेडीयू की तरफ से उतारे गए हैं। और इनकी आबादी की अगर आप बात करेंगे तो 30 सीटों पर सीधा असर भूमिहार आबादी का पड़ता है। बिहार में भूमिहार 2.87% हैं, और 2020 का अगर आप आंकलन करेंगे तो एनडीए को 51% भूमिहारों का साथ मिला था और महागठबंधन को कुल 19% भूमिहारों का साथ मिला था। तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि 16 टिकट भूमिहार को बीजेपी दे रही है, 9 टिकट अगर जेडीयू दे रही है, तो ये लगता है आपको फेवरेबल कंडीशन है और एक बार फिर भूमिहारों का साथ मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को। देखिए, स्वर्ण में भूमिहार बीजेपी का कोर वोटर है, वो हार्ड कोर वोटर है बीजेपी का। इसी तरह से राजपूत हैं, कायस्थ हैं, लेकिन
जब भी उम्मीदवारों के चयन की बात आती है तो एनडीए की पार्टियां भूमिहारों को ज़्यादा फेवर करती हैं, उन पर ज़्यादा उनका फोकस रहता है, क्योंकि ये एक दबंग जाति है। और चुनाव में ये भी देखा जाता है कि कौन जाति दबंग है, जो वोट देती है और दिलवाती है वोट, तो ऐसी जाति में भूमिहार का नाम सबसे ऊपर में रहता है। मुझे एक याद आता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके बोलता हूँ कि जात न पूछो उम्मीदवार की, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर ये हो जाए तब तो फिर जात पात का जो ये चल रहा है, ऊंच नीच का जो चल रहा है, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं लगता है, क्योंकि जात बिहार में सबसे बड़ा फैक्टर है। जात जाति नहीं है, जाति जो है वो बिहार से जाति नहीं है, इसकी चर्चा लगातार की जाती है। राजपूत वोटर की अभी सर बात कर रहे थे, राजपूत वोटर की अगर मैं बात करूं सर, तो जो मुझे बीजेपी और जेडीयू के लिस्ट में अभी नजर आ रहा है, उसमें सबसे ज्यादा सवर्णों में 21 राजपूत को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और इसकी बात करें जेडीयू की, तो 10 राजपूतों को टिकट जेडीयू की तरफ से दिया गया और उनकी जो कुल आबादी है वो 3.45% है। 2020 में एनडीए को 55% वोट राजपूत समाज का गया था। इस बार भी लग रहा है कि राजपूत समाज एनडीए की तरफ जाएगा, या महागठबंधन जिसको कुल 9% वोट पिछली बार मिला था, वो कुछ तोड़ लेगा इस बार? देखिए, ये अगड़ी जाति के जितने वोटर हैं, ये पहले कांग्रेस के परंपरागत वोटर हुआ करते थे। बाद में जब कांग्रेस का धीरे धीरे अवसान होता गया तो वो सब वोटर शिफ्ट हो गए बीजेपी के साथ। और फिर राजपूत जाति का जो बात है, तो राजपूत जाति बीच में एक समय था जब वो लालू प्रसाद यादव के साथ अलाइन थी, वो पूरी कम्युनिटी, और उनका बीपी सिंह की वजह से प्रभाव था उनका, तो वो लालू प्रसाद को वोट मिलता था। राजपूतों के कई बड़े नेता थे राजद में राजपूतों के, तो उन सब के असर से वो वोट उनके यहाँ जाता था। मगर बाद में धीरे धीरे वो नेता भी दिवंगत हो गए, अब नहीं रहे, तो वो वोट छिटकता गया। हालांकि अभी भी कई राजपूत नेता हैं जो राजद के साथ हैं, मगर मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी वो एनडीए के साथ है। और ये भूमिहार और राजपूत, ये दो ऐसी जातियां हैं जो अपनी संख्या के चौगुना काम करती हैं, चौगुना असर पैदा करती हैं वो, तो इसलिए ये जिधर रहती हैं उधर का पाला मजबूत हो जाता है। और बाकी जो पिछड़ी जातियों का वोट है, पिछड़ी या अति पिछड़ी, तो वो नीतीश जी मैनेज करते हैं और उन्होंने एक मजबूत वोट बैंक बना लिया है। और जो सबसे बड़ी बात है वो है महिला वोटर की। महिला वोटरों को नीतीश जी ने बिल्कुल अपने साथ जोड़ लिया है और इतना ओवरलोडेड कर दिया है, इतनी योजनाएं, इतना लाभ उनको दिया है कि वो टस से मस नहीं होती हैं। उसमें सबसे बड़ी जो एक उपलब्धि जिसको बताते हैं एनडीए के लोग, कि शराबबंदी। तो शराबबंदी है, वो ग्रामीण महिलाएं उससे बहुत त्रस्त थीं। शराब जब खुला हुआ था यहाँ, तब जो खास करके गरीब तबका है वो जो कमा करके लाता था, पी करके उड़ा देता था, और घर में महिलाओं की बड़ी पिटाई होती थी। हाँ, उसके अलावा भी घोषणाएं हुई। तो शराबबंदी से उनको राहत हो गई है, उनकी मार पिटाई बंद हो गई है। उसके बाद जीविका दीदी का देखिए, अभी 10-10 हजार सब लोगों के खाते में चला गया, फिर अगली किस्त जा रही है। इस तरह से फिर और भी कई तरह की योजनाएं हैं वो महिलाओं के लिए, नौकरियों में आरक्षण उनको मिल गया है। तो इन सबों को लेकर के महिला वोटर एक बड़ा आधार बन गया है एनडीए का, तो वो उसके लिए बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहता है। देखिए, अगर मैं ये राजपूत और ये देख रही हूँ, भूमिहार वोटर की बात कर रही हूँ, तो 55% एनडीए को 2020 में मिला था, जिसमें से एलजेपी भी थी। एलजेपी को अलग से 11% जो वोट है वो राजपूत का मिला था। और अगर इस बार हम प्लस कर दें 55 और 11 को, तो 66% अपने आप में हो जाता है। तो ये काफी है एनडीए को बढ़त दिलाने के लिए। अगर ये सही हुआ 66 वाला, तो एनडीए तो स्वीप कर जाएगा। हाँ, लेकिन बिहार में एक प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट 1977 और 1984, जहाँ 2 इलेक्शंस में जाति प्रभावी नहीं रहा था। उस वक्त वेव था, एक तो इंदिरा गांधी का वेव था डेथ का, दूसरा वो जयप्रकाश जी का 77 में। अदरवाइज बिहार में एक ऐसा प्रॉब्लम है कि कास्ट नहीं, सब कास्ट पे भी वोटिंग होता है, कि हमारा कैंडिडेट किसनौट है कि मजरौट है, घमेला है कि कुछ ऐसा है, मिथिला वाला है कि वो कानिकुब्ज है। बिहार में मेजर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इस बीच में एनडीए वाले लोग सक्सेसफुल रहे, नरेंद्र मोदी थोड़ा एक्टिव हो जाए, अमित शाह का स्ट्रेटेजी काम कर जाए, तो शायद वो, हमको लगता है जैसे स्वीप वाली बात है, वो सही निकल जाएगी। स्वीप हो सकता है इस बार? हाँ, हो सकता है एनडीए का। हाँ। तो देखिए, जाति फैक्टर की बात करें, सवर्णों में ब्राह्मणों की बात करें, तो 11 टिकट बीजेपी ने
ब्राह्मणों को दिए हैं और जेडीयू की बात करें तो 2 टिकट ब्राह्मणों को जेडीयू ने भी दिए हैं। और जेडीयू की जो कुल आबादी, जो ब्राह्मणों की कुल आबादी है बिहार में, अगर वो आप देखेंगे तो वो 3.65 है। मिथिलांचल में इनका काफ़ी प्रभाव माना जाता है और इन्हें भी पारंपरिक वोटर टाइप माना जाता है। एनडीए का 52% वोट पिछली बार ब्राह्मणों ने दिया था, लेकिन ओबीसी पर भी और ईबीसी पर भी सबकी नज़र है। कुशवाहा वोट बैंक पर भी सबसे ज़्यादा नज़र है। कुशवाहा में देख रही हूँ यहाँ पर अगर नीतीश, तो 13 टिकट कुशवाहा को जेडीयू ने दिए हैं और 12 कुर्मी को दिए हैं, यानी अपनी वोट बैंक को बड़ा पक्का जेडीयू कर रही है। और बीजेपी से तुलना करें तो 7 कुशवाहा और 2 कुर्मी, कुल मिलाकर 9 हो जाते हैं इस वर्ग से। देखिए, यदि पिछड़ी जातियों में सबसे ज़्यादा ताकत लगाने की कोशिश यदि हो रही है तो वो कुशवाहा जाति है, हर दल की तरफ से। महागठबंधन ने भी पूरी कोशिश की। महागठबंधन ने तो लोकसभा में एक प्रयोग भी किया, कुशवाहा जाति के अधिक से अधिक उम्मीदवार दिए और उसमें उनको कामयाबी भी कुछ हद तक मिली है। तो कुशवाहा वोट बैंक, जो कि लव कुश, चूँकि भगवान राम के वंशज कहते हैं लोग, कुश के वंशज, इसलिए उसको कुशवाहा कहते हैं। तो कुशवाहा जाति जो है नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक रही है। लेकिन अब सबको जब ये दिख रहा है कि नीतीश कुमार की उम्र हो चली है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के बाद ये जो लवकुश है, इस पर कौन कब्जा करेगा, ये किधर जाएगा, इसलिए ये होड़ मची हुई है। इसलिए महागठबंधन भी जो है एमवाई से बाहर निकलकर उसमें कुशवाहा को जोड़ना चाहता है। एनडीए ने भी ये कोशिश की। सम्राट चौधरी को यदि सामने लाया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया, कमान दी गई, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। और आपने देखा होगा हमेशा नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी एकदम साए की तरह रहते हैं। तो इसकी कोशिश यही है कि नीतीश के बाद, और अभी नीतीश जब साथ हैं, तो ये वोट की जो लेगेसी है वो सामान्य तरीके से आसानी से शिफ्ट हो सके। तो इसी कोशिश के तहत पूरी कोशिश की गई। और जेडीयू ने भी प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया है उमेश कुशवाहा को, कुशवाहा जाति से हैं, और टिकटों में भी ये दिख रहा है कि पूरी कोशिश की गई है कुशवाहा को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की। और यदि आप आंकड़े के अनुसार देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ डेंट लग गया, चूँकि महागठबंधन ने जब ये प्रयोग किया तो एनडीए को 67% कुशवाहा का वोट जरूर मिला, लेकिन उससे पीछे यानी 2019 के लोकसभा को आप देखें तो करीब तो 12% कम हो गया था। तो इसलिए कुशवाहा ने जो डेंट किया, आपको याद होगा मगध और शाहाबाद के इलाके में जो कुशवाहा की नाराजगी सामने आई, उसका असर नजर आया पिछले विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। काफी सीटें बीजेपी वहां हार गई। और ये झगड़े की जो शुरुआत हुई थी वो औरंगाबाद से शुरू हुआ था, फिर उपेंद्र कुशवाहा जहां काराकाट से थे वहां हुआ, राजपूत वर्सेस कुशवाहा की लड़ाई हो गई। और इसलिए इस बार कुशवाहा को साधने के लिए पवन सिंह और जो उपेंद्र कुशवाहा हैं इनकी मुलाकात कराई गई। और ये कोशिश की गई कि जो पवन सिंह है जब वो साथ रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा से गले मिलते तस्वीरें आई, पैर छूते तस्वीरें आई, ताकि जो मगध और शाहाबाद में जो पिछली बार नुकसान हुआ वो साफ तौर पर दिखा कि कुशवाहा की नाराजगी हो गई और उसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा। इसलिए पूरी कोशिश है कि इस बार कुशवाहा को साथ लिया जाए। देखिए, कुशवाहा की अगर सिर्फ बात कर ले हम फैजान जी, तो 51% गया था एनडीए को पिछली बार और 16% गया था महागठबंधन को, 6% अलग से एलजेपी को गया था। प्लस कर दें तो ये 57% का आंकड़ा बनता है। लेकिन जो 16% महागठबंधन वाला, जैसा भी नीतीश कह रहे थे कि बड़ी कोशिशें हो रही हैं महागठबंधन की तरफ से कि इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जाए, इसमें लग रहा है आपको 16% से कुछ प्लस करेगा महागठबंधन, या जो एनडीए में 57% देख रही हूँ इसमें घटेगा या बढ़ेगा? देखिए, चूंकि अभी महागठबंधन के सभी उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट का पता नहीं है, इसलिए ये थोड़ा कहना मुश्किल है कि वो कितने कुशवाहा उम्मीदवार अपने खड़े कर रहे हैं, वो भी फाइनल लिस्ट नहीं आई है। लेकिन जो अंदाज़ा है उसको ये कहा जा सकता है कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार कुशवाहा के खड़े करेंगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि शायद जो कुशवाहा सेक्शन एनडीए से बहुत खुश नहीं है, बहुत उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो हमारी तरफ आ सकता है। तो ऐसी हालत में आरजेडी की तरफ से ये कोशिश हो सकती है, मैं और पार्टी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, लेकिन आरजेडी की तरफ से ये ज़रूर कोशिश हो सकती है कि कुशवाहा को अपनी तरफ कैसे किया जाए, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे करके किया जाए या उनके लिए कुछ और कुछ प्लान किया जाए। अब तो प्लान तो खर्च करने का कोई टाइम नहीं है, लेकिन प्लान यही हो सकता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया जा सके। इसलिए मुझे कैसे, अभी तो ये नहीं पता कौन किस सीट पर लड़ रहा है। और ये कल तक भी, शायद कल जो आखिरी तारीख है नॉमिनेशन फाइल करने की दूसरे चरण की, और उसके बाद फिर वो नाम वापस लेने की तारीख है, तब तक शायद कुछ क्लियर हो जाए। लेकिन अगर तब तक भी कुछ क्लियर न हुआ
तब ये बड़ी मुश्किल घड़ी हो जाएगी महागठबंधन के लिए। मुझे नहीं लगता कि कैसे इसको ये लोग सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उनके सभी लीडर, जितने भी लीडर हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या आरजेडी के हों या हम के हों या वीआईपी के हों, ये कोई भी सामने नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बोल कौन रहा है? जो उनके बागी उम्मीदवार हैं, जो जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, जो ये भी कह रहे हैं, पार्टी के बड़े बड़े कांग्रेस के नेता कल कह रहे थे कि पार्टी 10 सीट भी नहीं जीत पाएगी, यहाँ तक कहने वाले लोग भी हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो हम लोग जो कल भी बात कर रहे थे इस इशू पर कि बहुत ही कन्फ्यूज़न बना हुआ है, तो ये कन्फ्यूज़न देखिए अगर नहीं सॉल्व हुआ कल तक तो ये कन्फ्यूज़न बना ही रह जाएगा चुनाव तक। और इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होगा वोटर के सामने कि वो वोट किसको देगा। ठीक है, वोट किसको देगा। यादव की भी मैं देख रही हूँ, अगर यादव की बात करें तो यादव परंपरा तरीके से या परंपरागत तरीके से वोट करता है आरजेडी की तरफ, और कंसोलिडेट वोट होता है। 83% वोट 2020 में यादवों की तरफ से किया गया है। और अगर संख्या हम देखें कि किसने यादवों को कितने टिकट दिए हैं, तो यहाँ पर अगर एनडीए में ही सिर्फ देखें या भारतीय जनता पार्टी में देखें तो यहाँ यादव को 6 टिकट दिए गए हैं। जेडीयू की बात करें तो 8 टिकट जेडीयू ने दिए हैं। अगर आप बात करेंगे बाकी इनकी पार्टियों की यानी कि एलजेपी की बात करेंगे तो एलजेपी ने 5 यादव को टिकट दिया है, और एचएम और आरएलएम की तरफ से एक भी टिकट यादव को नहीं, यानी यादवों का ख्याल यहाँ पर रखा गया है। लेकिन 83% यानी कंसोलिडेट होकर ये वोट करता है। एमवाई समीकरण की जो हम बात करते हैं, इसके बारे में नीतीश एक बार बताइए। ये जो कंसोलिडेशन है 83% का, बड़ी कोशिशें इस बार हुई हैं यादवों को रिझाने की। अगर हम बात करें बीजेपी की तो नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव को दानापुर से लड़ाना, ये क्या कुछ फायदेमंद दिख रहा है आपको? हो सकता है। देखिए, यादव जाति जो है, हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये पूरी मजबूती के साथ लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, महागठबंधन के साथ खड़ी है। इसमें डेंट लगाना बहुत आसान नहीं है। जनसुराज ने भी कोशिश की, लेकिन जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने भी माना एक बार कि एमवाई में सेंध लगाना मुश्किल है। तो यादव वोट में जाहिर कोशिश की गई है, और शायद ये एहसास एनडीए को भी है। आप देखिए, पिछली बार 16 यादवों को टिकट दिया गया था, इस बार 6 दिया गया है। रामसूरत राय काफ़ी नाराज़ हो गए जब उनका टिकट काटा गया। उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि कोई और वजह भी हो सकती है। नंदकिशोर यादव स्पीकर पटना साहिब से, उनको जगह नहीं मिली, और भी कई ऐसे नाम हैं। तो इससे पहले भी कई प्रयोग किए गए जब यादव जाति के लोगों को बीजेपी ने आगे करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सफलता नहीं मिली है। तो यादव को लेकर आप कह सकती हैं कि ये आरजेडी के साथ बिल्कुल खड़ा है, और यही भरोसा आरजेडी को दूसरी जातियों को टिकट देने के लिए आगे बढ़ाता है, क्योंकि उनको मालूम है ना दें ये हमें जरूर वोट, ये हमें जाएंगे नहीं छोड़ के। ये एहसास उनको है, और ये सही भी है कि एमवाई में यदि जब तक वो जोड़ेंगे नहीं तब तक उनको सत्ता नहीं मिलेगी, उनको एहसास है। तो इसलिए वो ये प्रयोग करने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि कई बार ये थोड़ा उल्टा भी पड़ता है कई जगहों पर। तो सबसे ज्यादा यादवों को टिकट आरजेडी ने दिया था। अगर आबादी के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा टिकट आरजेडी की तरफ से अगर दिया गया था तो यादवों को दिया गया था। इस बार भी दिया है, करीब 50% यादवों को दिया है। जो अब तक सीटें हमें दिख रही हैं उसमें यादवों को देने, उसमें नहीं देने में एक दिक्कत क्या है कि उसमें जो यादव का स्थानीय नेता चुनाव की तैयारी कर रहा होता है वो बागी बन के खड़ा हो जाता है। अब देखिए, पिछले लोकसभा का उदाहरण देख लीजिए, नवादा का। राजवल्लभ यादव का परिवार वहाँ दावेदार था, उनके भाई दावेदार थे, उनको विनोद यादव, उनको टिकट नहीं दिया, वहाँ से कुशवाहा को लड़ाया आरजेडी ने, श्रवण कुशवाहा को। वो बागी बन के खड़े हो गए, हार गई आरजेडी, बीजेपी जीत गई वहाँ से। तो ये एक रिस्क है कि जो स्थानीय स्तर पर तैयारी कर रहा होता है वो कुछ डेंट कर देता है। कुछ तो चूंकि उसका अपना प्रभाव रहता ही है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर मतलब आप इतना कह सकती हैं कि आरजेडी के साथ ये यादव जो हैं वो पूरी तरह से जुटे हुए हैं, और मुसलमान भी इस बार पूरी मजबूती के साथ हैं। ओवैसी ने ज़रूर कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में जो कई सारी चीज़ें हुई, चाहे सीए, एनआरसी, वक्फ बोर्ड, और इसके बाद मस्जिद, मौलाना, लाउड स्पीकर, ये सारी चीज़ें 5 सालों में इतनी ज़्यादा एहसास लग भी रहा है ना नीतीश की, एनडीए को हो गया है, खासकर जेडीयू को हो गया है कि भाई हमें वोट इस बार नहीं मिलने वाली हैं। और इसीलिए हम जो वोट देख रहे हैं, जो हम सीटों का बंटवारा देख रहे हैं, या जो हम कैंडिडेट्स देख रहे हैं, कुल मिलाकर पूरे एनडीए ने 5 मुसलमानों को चुनावी मैदान में उतारा, जिसमें से 4 जेडीयू हैं शायद और 1 एलजेपी की तरफ से उतारा गया। ये 17% प्रवीण जी आबादी है, और पिछली बार का आंकड़ा मैं देख रही हूँ तो 76% महागठबंधन को गया था।
था, एनडीए को कुल मिलाकर 5% दिया गया था, जिसमें जेडीयू का भी वोट शेयर है। तो क्या यही एहसास है कि इस बार जो संख्या है मुस्लिम्स की, क्योंकि पिछली बार 10 से ज़्यादा टिकट दिए गए थे, जेडीयू की बात करें, और एक भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत नहीं पाया था, तो इन सब का एहसास है क्या जेडीयू को, जिसकी वजह से टिकटों की संख्या बिल्कुल आधी कर दी, एलजेपी ने सिर्फ एक को दिया सेकुलर फेस दिखाने के लिए? क्या महसूस हो रहा है आपको? जेडीयू को ही नहीं, पूरे एनडीए को यह एहसास है कि मुस्लिम उसके साथ नहीं है। जब भाजपा सत्ता में आई थी केंद्र के सरकार में, तो बहुत कोशिश किया मुसलमानों को साथ जोड़ने की। नरेंद्र मोदी ने भी कोशिश की थी, कई पहल किया था, मगर वो जुड़ नहीं पाया, टूट नहीं पाया मुस्लिम वोटर, उनके साथ कभी खड़ा नहीं हो पाया। तो इसलिए अब इसको एकदम बिल्कुल एक तरह से कहिए कि पत्थर पर लिखी लकीर की तरह उन्होंने मान लिया है कि ये मतदाता हमारे साथ नहीं जुड़ेगा, हमको वोट नहीं करेगा। पिछली सरकार में, नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक मंत्रालय किसको दिया जाए, इसका संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि कोई मुस्लिम जीत के आया ही नहीं था एनडीए में। तो जमा खान जो जीत करके आए थे बसपा से, उनको मिला करके जदयू में शामिल कराया गया और उनको मंत्री बनाया गया। तो इसलिए अब उन्होंने कोशिश करना भी छोड़ दिया है कि अब उसमें उम्मीदवार देने का मतलब है अपनी एनर्जी जाया करना। इसलिए जो बाकी जहां संभावनाएं ज़्यादा हैं वहाँ वो कोशिश करते हैं। एक लाइन में अगर आप बताएं मेरे दर्शकों को कि अभी एनडीए का जो टिकट वितरण है आपको कैसा लग रहा है, कितने नंबर देंगे आप? ये जातियों का समीकरण ध्यान में रखा है या कोई चूक हो गई इनसे? नहीं, जातियों का समीकरण तो रखा है और बहुत बेहतर तरीके से, शुरुआती खटपट के बावजूद बहुत बेहतर तरीके से और शानदार तरीके से उन्होंने सीटों का बंटवारा किया है और जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, इस सब का ध्यान रखा गया। अब ये तो आपने सुन लिया, एनडीए ने यहाँ पर बाजी मार ली, उन्होंने अपने जो सीटों का बंटवारा किया, टिकटों का बंटवारा किया, सबका बड़ा ख्याल रखा गया। जो वोटर उनको नहीं वोट करता है उसे इस बार बड़ी कम जगह टिकटों के बंटवारे में दी गई है। अब बात हम करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी इस बार कितने बड़े फैक्टर साबित होंगे, किसका वोट काटेंगे, उनकी झोली में कितना वोट जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच उनकी पार्टी से जुड़ी हुई एक खबर आपको बता देते हैं। बिहार चुनाव में ओवैसी ने 25 उम्मीदवार अपने उतार दिए हैं। 25 कैंडिडेट में 2 हिंदू उम्मीदवार को टिकट दिया गया है एआईएमआईएम की तरफ से। ढाका से राणा रणजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो सिकंदरा से मनोज कुमार दास को टिकट दिया है, तो वहीं अमौर से अख्तरुल ईमान को टिकट दिया गया है। तो असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने बड़ी कोशिश की कि उन्हें महागठबंधन में एंट्री मिल जाए, लेकिन जब महागठबंधन में एंट्री नहीं मिली तो उन्होंने ताल ठोक दी और असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल का दौरा करते हुए नजर आए, खुलकर ये कहते हुए नजर आए कि अब कोई आरोप हम पर नहीं लगा सकता कि हम किसी की बी टीम है या हम वोट कटवा है। महागठबंधन में अगर वाकई में मुसलमानों को लीडरशिप देने का मादा होता तो वो हमें जरूर अपने साथ रखते। तो उनका ये वाला जो नैरेटिव है वो इस बार बिहार में कितना चलेगा ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि ओवैसी ने इस बार ये पूरी कोशिश की है कि वो ये बता सकें कि मुसलमानों का वोट तो सब लेते हैं लेकिन उन्हें कोई प्रतिनिधित्व नहीं देता है। और फैजान सर, क्या लग रहा है आपको कि ये ओवैसी का जो नैरेटिव है जो इस बार इन चुनावों में बनाया उन्होंने, देखिए ढोल लगाड़े लेकर राबड़ी आवास के बाहर पहुंचे थे ना उनके प्रदेश अध्यक्ष कि हमें एंट्री दे दो, नहीं, एंट्री नहीं हो पाई। फिर उनका ये खुलकर कहना कि देखिए ये मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं लेकिन उनको लीडरशिप देना नहीं जानते हैं। ये कामयाब होगा क्या उनका नैरेटिव? देखिए, इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने काफ़ी कोशिश की, उनकी पार्टी ने काफ़ी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काफ़ी कोशिश की कि महागठबंधन में वो शामिल हो जाएं, आरजेडी उनको जगह दे दे, उनके साथ अलायंस कर ले, लेकिन लालू जी ने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी और नतीजा ये हुआ कि बार बार कोशिश के बावजूद जब कोई नतीजा नहीं निकला तब उनकी पार्टी ने बहुत गुस्से में आकर के वही सब कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी किया उनके घर के बाहर में, और अब ये कहा है कि साहब वो सीमांचल में आरजेडी से चुन चुन के बदला लेंगे। देखिए, चुन चुन के बदला लेने की एक दो वजह। पिछली बार 2020 के इलेक्शन में भी असदुद्दीन ओवैसी ने कोशिश की थी कि उनका अलायंस हो जाए महागठबंधन में, वो नहीं हुआ। उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए, उन्होंने जितने उम्मीदवार खड़े किए थे उसमें 5 जीत गए थे। ये सभी सीमांचल में 5 उम्मीदवार उनके जीते थे। ये अलग बात है कि वो ज़्यादातर उम्मीदवार वो लोग थे जिनको आरजेडी से टिकट नहीं मिला था और उन्होंने एमआईएम से टिकट लेकर के, सिंबल लेके जुड़ा और जीतने के बाद वो फिर लोग 4 उसमें से आरजेडी में वापस चले गए। ठीक है।
इस बार भी देखिए कुछ ऐसी ही सिचुएशन बन रही है। अब इन्होंने कहा है कि साहब हम चुन चुन के बदला लेंगे, तो बदला लेने का एक तो ये है कि साहब आपने हमको अलायंस में नहीं रखा, और दूसरा ये कि पिछली बार आपने हमारे 4 MLA को अपनी तरफ खींच लिया, तो उसका ही बदला लेना है। तो इस बार वो सभी मतलब आप ये कह रहे हैं कि डैमेज करेंगे? डैमेज तो वो करेंगे, क्योंकि देखिए पिछली बार में करेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ महुआ में भी खूब नहीं वो उन्होंने खड़े किए हैं, और ऐसा भी नहीं है। देखिए पिछले हम अगर कुछ बाई इलेक्शन का भी अगर देखें तो MIM ने जहाँ जहाँ भी खड़ा हुआ उनका उम्मीदवार, उसने 5,000, 10,000, 20,000 वोट काट दिया। और ये वोट किसका कटा? जाहिर है ये वोट तो बीजेपी का या NDA का तो कटा नहीं, ये वोट जो है वो RJD का कटा या कांग्रेस का कटा। इस बार भी देखिए ये डेंट कर सकते हैं, ख़ासतौर से सीमांचल के एरिया में। और वहाँ सीमांचल, देखिए सीमांचल में जो मुस्लिम है, ख़ासतौर से चाहे आप किशनगंज देख लीजिए या कटिहार देख लीजिए या अररिया देख लीजिए या पूर्णिया देख लीजिए, वहाँ के मुस्लिम की मेंटेलिटी दूसरी होती है। वहाँ का मुस्लिम जो है अपने को वो अक़लियत नहीं मानता है। क्या मानता है? वो अपने को अक्सरियत मानता है। अच्छा, माइनॉरिटी नहीं, वो अपने को मेजॉरिटी मानता है, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है वहाँ मेजॉरिटी है, इसलिए वो मेजॉरिटी मानता है। इसलिए उनकी मेंटेलिटी दूसरी होती है। वो समझते हैं कि हम जिसको सपोर्ट करेंगे वही जीतता है। लेकिन ये भी बात है कि उनका वोट बट भी जाता है इसी उसमें, क्योंकि हर पार्टी या जो पार्टी नहीं भी है या जो इंडिपेंडेंट है वो सभी मुस्लिम ही होते हैं। नहीं, एक और नैरेटिव है, हाँ, जिसकी बात अभी की जा रही थी सर, और ये कहा जा रहा था कि जो मुसलमान हैं वो अब ये सोचकर वोट देता है कि भारतीय जनता पार्टी को या NDA को कौन हरा सकता है, और अगर ये कंपैरिजन करेगा तो महागठबंधन उसको सबसे मुफीद दिखेगा, तो बटने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जो कोशिश AIMIM कर रहे हैं, क्या वो इस नैरेटिव को तोड़ेंगे, AIMIM या असदुद्दीन ओवैसी? रियलाइज़ करिएगा कि मुसलमानों में जो फियर साइकोसिस था, बीजेपी पावर में आएगी तो हम लोग ख़त्म कर देगी, ये थोड़ा ख़त्म हो गया। भले SIR ये सब की जो बात है वो भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाया। चाहे इसने राहुल गांधी ने अपना वोट चोरी वाला किया, गांव देहात में क्या, इवन अर्बन एरिया में भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। एक टेम्पररी फेज होगा, जब पद यात्रा पे होंगे 15-16 दिनों की, तभी तक वो चला, बाद में वो भी फिजल आउट कर गया। तो मुसलमानों में जो डर की भावना थी कि नरेंद्र मोदी हम लोग ख़त्म कर देगा, बीजेपी ख़त्म कर देगा, तो 14-15 साल में ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं। रादर बिहार में मुझे याद है कि 14-15 साल में कोई कम्युनल टेंशन भी नहीं हुआ, राइट की बात क्या कुछ नहीं हुआ। तो एक डर वो ख़त्म हो गया है, तो अपना इंडिपेंडेंट ही रहेंगे वो लोग। हाँ, बढ़ भी सकता है। अब ओवैसी जो है वो डेंट लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बार बार वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए हमारी हम वोट कटवा नहीं, हम बी टीम नहीं, हम अपने जो भाई हैं, जो मुसलमान हैं, उनको हम लीडरशिप देना चाहते हैं, और इसीलिए ओवैसी घूम घूम कर बड़ी मेहनत भी बिहार में कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बयान हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी आ रहे हैं, जिसे पूरी तरीके से आप ध्रुवीकरण से जोड़ सकते हैं। और ये बयान कौन देगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे बयान गिरिराज सिंह की तरफ से दिए जाते हैं। एक और बयान उनका इस वक्त आया है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर विवाद हो गया है। उन्होंने कहा कि जो उपकार नहीं माने उसे नमक हराम कहते हैं, नहीं चाहिए नमक हरामों का वोट, ये गिरिराज सिंह ने कहा। और ये बयान उन्होंने अरवल की रैली में दिया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। तो आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह, और ये पहला बयान नहीं है उनका। वो ऐसे बयान देते हैं और अपने इन्हीं बयानों की वजह से वो चर्चा में भी रहते हैं। अब नीतीश, इसका मतलब मुझे सीधा सीधा आप समझा दीजिए, क्या वोट को ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसे बयान देते हैं, और खासकर गिरिराज सिंह सरीखे जो नेता हैं वो खुलकर
सामने आते हैं चुनावों में और ऐसे बयान देकर अपने वोट बैंक को क्या खींचते हैं। बिल्कुल, और गिरिराज सिंह की पहचान ही वही है, जब भी उनके बयान आते हैं तो इस तरह से आते रहें और कोशिश तो ये रहती है चुनाव में कि एक ध्रुवीकरण की स्थिति हो जाए और ख़ासतौर से जहां सामने यदि मुस्लिम उम्मीदवार है तब तो इसकी संभावना और भी बढ़ जाती है। और हालांकि कई दूसरे मुद्दे हैं उनके पास, विकास का मुद्दा है, फिर महागठबंधन की जो कमजोरियां हैं वो उनके पास है, लेकिन ध्रुवीकरण की कोशिश जो है वो पैरेलल चलती रहती है। ओवैसी की अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, ओवैसी ने इस बार जो एक नई कोशिश की है वो गठबंधन करने की आरजेडी के साथ। उनको पहले से मालूम था कि आरजेडी कोई उनसे गठबंधन नहीं करेगी। उनकी कोशिश सिर्फ इसलिए थी कि जब वो जाते हैं मुस्लिम प्रत्याशियों के, माफ़ कीजिएगा, मुस्लिम वोटरों के पास, तो उनसे पिछले चुनाव में ये कहा जाता था कि भाई आप तो बी टीम हो, आप तो वोट बांट दोगे। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ आरजेडी को एक्सपोज करने के लिए ढोल पीटा, घर के सामने गए, पत्र लिखा, फ़ोन किया। उनको पहले से मालूम था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ताकि अब जब चुनाव में जाएंगे तो वोटरों को ये समझाने में कामयाब होंगे कि देखो हमने तो इतनी कोशिश की लेकिन इन्होंने हमको गठबंधन में नहीं लिया। और इसका असर भी है। अब जो मुस्लिम वोटर है उसको इस तरह से देख रहा है कि ओवैसी साहब ने तो कोशिश की लेकिन आरजेडी लेना नहीं चाहता है। बावजूद मैं कहूँगा कि इस बार चूंकि मुस्लिम वोटर देखिए एक रणनीति के तहत वोट डालता है, जो बीजेपी को हराएगा वो उसको वोट देंगे। इस बार ये भी दिख रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है बिहार में। नीतीश कुमार थे तब तक तो ठीक था, तो इसलिए मुस्लिम वोटर जो है बहुत ही सोच समझकर वोट डालता है। इसलिए मेरा मानना है कि पिछली बार जितनी कामयाबी ओवैसी को मिली थी हो सकता है इस बार ना मिले, क्योंकि 5 सालों में जो कुछ भी हुआ है बीजेपी की तरफ से, जिस तरह से बयान आते हैं, तो इन सब को देखते हुए संभव है कि देखिए अब उनकी सफाई भी आ गई है, वो सफाई भी बता देते हैं। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं नीतीश, अब देखिए अगर टिकटों के बंटवारे की बात करें तो 50 की जो लिस्ट है वो सामने आ गई है, कांग्रेस की 52, आरजेडी की, और बड़ा कम मुस्लिम लोगों को मौका दिया गया है। इस पर चर्चा करूंगी। पहले गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने बयान दिया, सफाई दी और कहा कि क्या 5 किलो अनाज मुस्लिम समाज नहीं ले रहा है? क्या आवास, नल जल, एलपीजी में हिंदू मुसलमान हुआ? नरेंद्र मोदी ने कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किया है। अब ये उनकी सफाई है या दूसरा कोई बयान है, ये आपको समझना है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम ये नहीं कहा, मैंने कहा जो लोग कहते हैं अपने आप को कि मैं किसी का हराम का खाना हमारे धर्म में सही नहीं कहा गया है, यानी किसी का मुफ्त का खाना हराम है, ये कहते हैं इस्लाम में। मैं यही कह रहा हूं, क्या 5 किलो अनाज नहीं ले रहे हैं? अगर आवास हिंदू मुसलमान को नहीं मिला है, प्रधानमंत्री आवास, क्या शौचालय हिंदू मुसलमान दोनों को नहीं मिला है? क्या नल जल में हिंदू मुसलमान हुआ? क्या गैस सिलेंडर में हिंदू मुसलमान हुआ? क्या 5 किलो अनाज में हिंदू मुसलमान हुआ? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो खास करके हाय तोबा बुर्का उठेगा कि नहीं बुर्का उठेगा, उसके लिए दिन रात हाय तोबा मचाए हुए हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप इतना चिंतित क्यों हैं? आज नरेंद्र मोदी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। तो गिरिराज सिंह पहले नमक हराम वाला बयान दे रहे थे, सफाई के तौर पर इस बयान को उन्होंने पेश किया है, लेकिन प्रवीण जी वो सफाई में भी यही बात कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को भी तो राशन देते हैं, मुसलमान भी तो सड़क पर चलते हैं। ये तो विपक्ष है जो तुष्टीकरण का मुद्दा उठा रहा है, बुर्का के अंदर कौन है ये तो हम चेक करेंगे ही। तो ये उनकी सफाई है या एक और बयान है तो ध्रुवीकरण का? नहीं, ये तो सीधा सीधी बयान ऐसा है जिससे और खाई पैदा होगी। मुसलमानों को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे बयानों से तो जुटेगा नहीं और टूटेगा और आपसे दूर होगा। तो इस पर पार्टी को गंभीरता से विचार करनी चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि मुस्लिम वोटों जोड़ना चाहते हैं, कोशिश तो शुरू में की थी, मगर वो कोशिश सफलीभूत नहीं हुई।
अब वजह ये है क्या है, क्योंकि इतने दिनों से उन लोगों के दिमाग में ये बैठा दिया गया है मुस्लिम समुदाय के कि भाजपा विरोधी है और वह आएगी तो दंगे फसाद होंगे, देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। और उसकी पुष्टि भाजपा के कतिपय नेता भी करते रहे हैं, बार बार बयान देते हैं कि गिरिराज सिंह उसमें सबसे अगुआ हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो एक तो कि जो विपक्ष उनको उनके दिमाग में बैठाए हुए है, उसकी पुष्टि भाजपा के नेता भी कर दे रहे हैं। इसलिए ये खाई कभी कम नहीं हो रही है, इसको गंभीरता से प्रयास करें तो हो सकता है। भाजपा में एक समय में बड़े नामी नेता मुस्लिम थे, अब अभी देखिए शाहनवाज हुसैन है, उनको कैसे साइडलाइन किया हुआ है, किनारे किया, बेचारे अकेले घूमते रहते हैं। तो ये एक गंभीर समस्या है उनके लिए। और जहाँ तक ओवैसी साहब की बात है, तो ओवैसी देखिए सब कुछ जानते हैं, बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से वो समझते हैं, और वो लालू यादव के, तेजस्वी यादव के कंधे पर चढ़ करके सत्ता का सुख लेना चाह रहे थे, इसलिए बार बार वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दबाव डाल रहे थे। तेजस्वी ने साफ कहा था कि आज तक उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की, कभी उनका फ़ोन नहीं आया। यही बात लालू यादव ने भी दोहराई थी। अगर तेजस्वी ओवैसी गंभीर होते कि हमको उनके गठबंधन में शामिल होना है, तो लालू यादव को अप्रोच कर सकते थे सीधे, तेजस्वी यादव को अप्रोच कर सकते थे, मगर उनको अप्रोच नहीं किया। इसका मतलब कि वो सिर्फ दिखलाना चाहते थे कि हम चाहते हैं आपके साथ आना, मगर आप नहीं आ रहे हैं। और उनके 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ लिया, फिर भी वो चाह रहे थे कि उस गठबंधन में जाएं। तो सिर्फ उसके पीछे हमको लगता है कि मंशा यही थी कि इनके सहारे हमारा कुछ विस्तार हो जाए, कुछ सीटें अधिक आ जाएं, और फिर हम भी अगर सत्ता में आती है महागठबंधन तो हम भी सत्ता का ठीक है। लेकिन कई बार ओवैसी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 6 उम्मीदवार दे दो, हमें किसी पद का लालच नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ओवैसी ने पूरे नैरेटिव बनाने की कोशिश की। लेकिन फैजान जी, अगर मैं लिस्ट को देखूं, मैं चलिए जेडीयू ने सिर्फ 4 उम्मीदवार को उतारा और 1 उम्मीदवार एलजेपी की तरफ से उतारा। एनडीए का हमें समझ में आ गया कि मुस्लिम वोट नहीं मिलता तो हम प्रतिनिधित्व भी नहीं देंगे। लेकिन इस 17% मुसलमानों का वोट जाएगा महागठबंधन में कंसोलिडेट होकर। 52 सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार, आरजेडी ने उम्मीदवार उतारे, जिसमें से सिर्फ 3 को उन्होंने अभी तक मुसलमानों को टिकट दिया है, और 50 उतारे हैं कांग्रेस ने, जिसमें से 5 को मुसलमानों को दिया है। तो इसका असर नहीं पड़ता है? क्या इसकी चर्चा नहीं होती है मुस्लिम्स में कि भाई टिकट तो हमें दे नहीं रहा, हम वोट किस बिना पर दें? देखिए, 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे, एक भी नहीं जीता। तो इससे ये और मुझसे जनता दल यूनाइटेड के कई सीनियर लीडर, उन लोगों ने भी हमसे पर्सनली भी ये कहा कि मुसलमान ने तो हम वोट देते नहीं हैं, तो हम उनके उम्मीदवार को कहाँ खड़ा करें, किस भरोसे खड़ा करें? गठबंधन ने कहा, एनडीए ना, जेडीयू के कुछ सीनियर लीडर्स ने मुझसे ये जरूर कहा था। लेकिन देखिए, ठीक है, 2020 में नहीं दिया, अब वो इस बार उन्होंने शायद 4 उम्मीदवार अपने चार उतारे हैं। लेकिन आरजेडी की तरफ से कितने उतारे गए इसकी गिनती अभी तक नहीं आई है, और इसका पता अभी तक तो 3 ही का आया है, अभी 3। लेकिन 3 नहीं उतारेंगे, ज़्यादा उतारेंगे। लेकिन उनके दिमाग में एक बात ये भी है कि मुसलमान हमको वोट नहीं देगा तो किसको वोट देगा, कहाँ जाएगा उसका वोट, ये भी उनके दिमाग में अच्छी तरह बसा हुआ। और शायद ये इसमें किसी हद तक सच्चाई भी है कि मुसलमान जाहिर है कि आरजेडी को वोट देगा, कांग्रेस को वोट देगा, लेफ्ट पार्टीज को वोट देगा, यानी महागठबंधन को वोट देगा। कुछ फीसद वोट ज़रूर जेडीयू को जाता रहा है। मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है 2010 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिलता था। वो कोई बीजेपी के साथ हैं इसलिए उनका वोट नहीं करता था, लेकिन कुछ वोट किसी हद तक 20-22% तक भी ये वोट गया है मुस्लिम का उनके हक में। लेकिन 2020 की बात थोड़ा दूसरी थी, इसी नतीजा ये हुआ कि इनका एक भी उम्मीदवार नहीं जीत सका। और इस बार भी शायद देखिए वो, क्योंकि अभी जैसा कि नीतीश जी बता रहे थे कि पिछले 4-5 सालों में वो आप एनआरसी हो गया या वक्फ बिल हो गया, शाहीन बाग का इतना बड़ा एजिटेशन हो गया, और अभी वक्फ एक्ट की बात आई उसमें जेडीयू ने खुल करके बीजेपी का साथ दिया। तो ये सब का असर हो सकता है। लेकिन अभी जो बात आपने सर कही ना कि ये महागठबंधन भी सोचता है कि जाएगा कहाँ मुसलमान, हमें वोट नहीं देगा, और इसी लाइन को अगर वैसे पकड़ ले तो नुकसान क्या हो सकता है महागठबंधन को, ये सवाल है। एक और वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं, जब सब वर्गों के बारे में हमने बात की, और वो है
महिलाओं की, चूंकि आज छोटी दिवाली का मौका है, महालक्ष्मी का पर्व है। महालक्ष्मी की बात हम करते हैं तो जो घर की लक्ष्मी है वो किस पर धन वर्षा करती हैं, वो किस पर वोट वर्षा करती हैं, ये भी जान लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये बिहार में देखा गया है कि महिला वोटर डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर सामने आती हैं चुनावों में। 2010 में 60%, 2015 में 54%, 2020 में 59% जो महिलाएं हैं उन्होंने वोट दिया था। तो जब इतनी बड़ी संख्या में महिला घर से बाहर निकलती हैं और पुरुषों की तुलना में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं का जो वोट है वो ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर में रहता है, और इस बार महिलाओं को बड़ी लुभाने की कोशिश की गई है। तेजस्वी आप देखिए माई बहन योजना की बात हमेशा करते रहे हैं, और 10-10 हज़ार रुपए खाते में चुनावों से ठीक पहले चले गए। अब देखना ही होगा कि कौन सा वर्ग किसके साथ जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।